अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है, एक बार चेक करके बता दो। हाँ मैम है। तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें हमारा सेट तो कंप्लीट हो गया था। हम लोग लास्ट दिन जो है रिलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। कहाँ चला गया? ये रिलेशन पढ़ रहे थे कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते कहाँ तक हो गया था। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन तक कंप्लीट किया था, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, ठीक है। और रिलेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन, ये जो इलास्ट्रेशन है, सॉरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7B, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन तक कंप्लीट किया था। अच्छा, चलो अब एक्सरसाइज 7B हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7B, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। इफ ए इक्वल सेट दिया हुआ है XYZ, ठीक है। बी का सेट है PQRS, और हम लोग को पूछा क्या है, विच ऑफ द रिलेशन इज ऑन A to B आर फंक्शन, फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा। फंक्शन कैसे पता कर रहे थे हम लोग? लास्ट दिन हम लोगों ने यही सारा चीज पढ़ा था। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख लेते हैं। और हमें सेट 2 दे रखा है। ए का सेट में वैल्यूज है XYZ, और बी सेट में वैल्यूज हैं PQRS। अब ये दोनों सेट से ये जो इनके क्या है, सबसेट होंगे, क्योंकि फंक्शन या रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले अगर रिलेशन होगा तो ही फंक्शन होना पॉसिबल है, पहले देखना पड़ेगा। एक सेकेंड। अच्छा देखो, तो अगर हमारा रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा तभी जाके फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। गुड मॉर्निंग सुबीर। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो ये देखो, अगर एक्स वाई जेड, पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब तक हम लोग नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि फंक्शन है कि नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है सेट में मल्टीप्लाई करना। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या क्या आ जाएगा, एक्स पी आ जाएगा। वैसे लिखना नेसेसरी नहीं है, मैंने जो भी सिखाया यहाँ से हम लोग आंसर दे सकते हैं कि कौन सा हमारा फंक्शन है। फिर भी पहला क्वेश्चन है तो एक बार हम दिखा देते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में तो हमें जितना शॉर्टकट में कर सके उतना ठीक रहता है, टाइम बचाना है। एक्स पी एक्स क्यू, ठीक है। एक्स क्यू अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर, और क्या बनेगा, एक्स एस बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बन जाएगा वाई पी, बहुत सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी एक पहला क्वेश्चन है, एक बार लिख लेते हैं। वाई पी वाई क्यू वाई आर वाई एस, ठीक है। वाई एस हो गया। अच्छा, और क्या होगा, जेड पी जेड क्यू जेड आर, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना पड़ता है जेड एस, ठीक है। एक बार पूरा चीज को हम रिकॉल करवा देते जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। अब इससे बोल ये बनेगा, सीधा सा बात है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो ये बनेगा। रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन भी है, क्योंकि रिलेशन होगा तभी फंक्शन हम लोग चेक कर पाएंगे। तो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो भी बन रहा है सेट, उससे कोई भी सबसेट रिलेशन हो सकता है। तो पहला रिलेशन हमें दे रखा है ए, एग्जाम्पल, सॉरी ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, एक्स पी एक्स क्यू, ठीक है। एक्स पी एक्स क्यू, ये पहला ऑप्शन है, एक्स पी एक्स क्यू वाई आर जेड एस, ठीक है। वाई आर और जेड एस, ये हम लोग का हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये रिलेशन है कि नहीं। अगर रिलेशन होगा फिर चेक करेंगे फंक्शन है कि नहीं। तो एक्स पी यहां से लिया गया है तो हाँ, ये इसका सबसेट हो रहा है। एक्स क्यू, हाँ ठीक है, ये भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था। वाई आर, ये भी एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। जेड एस, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये बात हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सेट बना ए क्रॉस बी का, उसका सबसेट ये बन रहा है, तो ये रिलेशन है। अब नेक्स्ट हमें ट्राई करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन कौन सा हो रहा था, फंक्शन वही होगा, एक रिलेशनल सेट को हम लोग तभी फंक्शन बोलेंगे अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी वो फंक्शन कहलाता है। क्या ये फंक्शन होगा, यही सारा चीज हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से एग्जांपल्स लिए थे। यहाँ पर
क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम्पल है, तो मुझे बताओ कि क्या ये हम लोग का फंक्शन होगा। मैंने तो बता दिया, फिर से बताया कि जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर से मैंने बताया कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीटेड है तो फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड एलिमेंट का रिपीटेशन इररेलेवेंट होता है, वो देखना नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या रिपीट हुआ है, बोलो फंक्शन होगा कि नहीं। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट है कि नहीं, एक्स रिपीट हुआ है ना ये। यस मैम। तो फिर ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, इसीलिए हम बोल रहे थे यहाँ पर हम लोग देख के ही बता सकते हैं कौन सा हम लोग का आंसर होगा। ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। वाईपी वाई क्यू, क्या वाईपी वाई क्यू रिलेशन है, कैसे पता चलेगा वाईपी वाई क्यू ये सब रिलेशन है कि नहीं, क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है वाईपी, हाँ वाई क्यू हाँ, तो इसका मतलब ये रिलेशन। अच्छा, वाई आर जेड एस ये भी चेक कर लो, ठीक है, वाई आर जेड एस ये भी चेक कर लो, हाँ ये सारा चीज एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये रिलेशन कंफर्म है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। लेकिन क्या ये फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें कैसे चेक करेंगे, सिर्फ ये देखो कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है कि नहीं। जो भी रिलेशन है उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, क्या किसी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के साथ किसी और ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है। अगर रिपीट हुआ है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो क्या ये फंक्शन होगा, सी का पूछ रहे हैं, ठीक है। ओ अच्छा, बी की नहीं, हाँ तो नहीं होगा ये फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब बी का देखो, एक्स एस वाई एस जेड एस, तो यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है, बट सेकंड एलिमेंट रिपीट हुआ है। इसका भी मैंने एग्जांपल दिखाया था कि बोलो ये फंक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि सेकंड एलिमेंट का रिपीटेशन इररेलेवेंट होता है, तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन होगा, क्योंकि ये रिलेशन भी है। कैसे पता चलेगा, क्या हमें इतना सारा क्रॉस प्रोडक्ट लिखना जरूरी है एग्जाम टाइम में, हम लोग तो एमसीक्यू करने वाले, नहीं जरूरी नहीं है। पता करो ना, एक्स एस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। वाई एस पॉसिबल है क्रॉस प्रोडक्ट में, हाँ पॉसिबल है। जेड एस पॉसिबल है, जेड एस पॉसिबल है, तो ये रिलेशन है। अब ये फंक्शन भी है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ये फंक्शन इसीलिए है क्योंकि इसमें सेकेंड टर्म का रिपीटेशन हुआ है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो ये फंक्शन है। और अच्छा, ये आंसर होगा इसका मतलब। क्या डी भी हम लोग का देख लो, एक्सपी, क्या एक्सपी पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। वाई आर पॉसिबल है, वाई आर भी पॉसिबल है। जेड एस पॉसिबल है, हाँ जेड एस पॉसिबल है, तो ये रिलेशन है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट पे ये रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो ये फंक्शन होगा कि नहीं, अब हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर भी देखो, सेकेंड एलिमेंट सॉरी फर्स्ट एलिमेंट का किसी तरह का रिपीटेशन नहीं है, तो अगर रिपीटेशन नहीं है तो ये हम लोग का फंक्शन होगा। तो क्या दो दो आंसर होगा, हाँ यहाँ पर दो दो आंसर दिया है, बट तुम लोग के एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। ये अभी यहाँ प्रैक्टिस के लिए दो दो आंसर दे दिया, यानी हम लोग का आंसर जो है बी और डी होगा, ठीक है, बी भी होगा और उसके साथ डी भी होगा। ये देखो एक्सरसाइज 7B का यहाँ पर अगर हम लोग आंसर का पेज निकालते हैं, ये हम दिखा देते हैं, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये देखो बी और डी, ठीक है, बी और डी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, बोला है कि x कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r इज अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, वन वन मैपिंग, नन ऑफ दिस। बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, हमें क्या लेना पड़ेगा, x और y का ऐसा वैल्यू लेना है जिन दोनों को ऐड करने से 5 आए, या फिर ऐसा कर सकते हैं क्योंकि y हमारा फंक्शन होता है, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था, y हमारा फंक्शन होता है। हम इस क्वेश्चन को लिख के दिखा देते, देखो कैसे करके होगा। एक्स प्लस वाई इक्वल 5, क्योंकि y जो है वो फंक्शन होता है, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और x को हम लोग इनपुट की तरह यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, ठीक है, कॉलम बना लेते हैं। अगर हम लोग x का वैल्यू सपोज 1 देते हैं तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 देते हैं तो y फंक्शन क्या आउटपुट देगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर मान लो x का वैल्यू -1 देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 6, है ना, इस तरह से। अब हमें बोला क्या है, मैंने यहाँ 3 डेटा ले लिया, अब बोल रहा है x कॉमा वाई जो भी बनेगा, x कॉमा वाई, तो पहला बना है 1 4, दूसरा बन रहा है 2 3, तीसरा बन रहा है -1 6, ठीक है, ऐसे बना है। वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये एक रिलेशन होगा, बिलोंग्स टू r इज अ, ये जो बनेगा, ये अगर r बन रहा है, इसको सपोज अगर हम लोग r बोल रहे हैं, ये एक रिलेशन अगर हम लोग मानते हैं, तो क्या ये फंक्शन भी होगा, ये हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। अब मतलब ऑप्शन दे दिया है, नॉट ए फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, वन वन मैपिंग, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
1 और ये 4 आया, ठीक है। 1 इनपुट देने पे 4 आया, 2 इनपुट देने पे 3 आया, -1 इनपुट देने पे हमारा 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, बोला है कि नॉट ए फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, 1-1 मैपिंग, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा, क्यों होगा? क्योंकि x का मैंने 3 ही इनपुट दिया है, ठीक है। x का मैंने 3 ही इनपुट दिया है, तुम लोग x का कोई भी इनपुट दो, ठीक है। तुम लोग x का कोई भी इनपुट दो, y का एक अलग आउटपुट ही आएगा, है ना। y का अलग आउटपुट ही आएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि x में 1 दिए हैं हम लोग तो y का 4 के अलावा कुछ और आ जाए। अगर 4 के अलावा कुछ और आता, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 1 देने से 4 भी आ रहा है, 1 देने से 3 भी आ रहा है, तब तो हमारा 1-3 पेयर बनता। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता है तो इन दैट केस ये हम लोग का फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इतना बोल सकते हैं कि नॉट ए फंक्शन वाला ऑप्शन हम लोगों का एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फंक्शन तो जरूर है, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया, ये फंक्शन जरूर है। अब यहाँ है कॉम्पोजिट फंक्शन और 1-1 मैपिंग। मैंने लास्ट दिन तुम लोगों को कॉम्पोजिट फंक्शन शायद नहीं बताया था, आज बता देंगे, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते, लास्ट दिन मैंने ये वाला, सिर्फ यही वाला बाकी था। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर कुछ है तो उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। जैसे मान लो एक फंक्शन है g ऑफ x, एक फंक्शन है f ऑफ x। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये एक फंक्शन है खुद ही, यहां से लेके यहां तक f ऑफ x के जगह लिखा हुआ है g ऑफ x, ये होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज एप्लीकेबल नहीं हो रहा है कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो, तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग मतलब क्या था, याद करो। 1-1 मैपिंग का मतलब एक इंडिविजुअल इनपुट के लिए एक इंडिविजुअल आउटपुट, इसे हम लोग बोलते हैं 1-1 मैपिंग, है ना। 1-1 मैपिंग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये फंक्शन कब मतलब होगा ही होगा, फंक्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन कभी हमारा एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो भी इनपुट एक्स का देंगे उसके लिए आउटपुट वाई का कुछ अलग ही आएगा, कभी भी सेम नहीं हो सकता है, तो 1 रिपीट होगा ही नहीं। अगर 1 देने पे फिर से कुछ अलग आउटपुट आता तब हम लोग बोल सकते हैं 1 रिपीट होता है, या फिर 2 देने पे अगर 3 के अलावा कुछ और आता तो हम लोग बोल सकते हैं 2 रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो कितना एग्जाम्पल है, मैंने 3 डेटा लिया है, 3 डेटा लेके हम लोग चेक कर सकते हैं एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो इससे हम लोग का ये कंफर्म होता है ये फंक्शन तो होगा ही होगा। तो ये अगर फंक्शन होगा तो नॉट ए फंक्शन ऑप्शन हमारा नहीं, इस तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ये कॉम्पोजिट फंक्शन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन का बात हुआ है, यहाँ पर मोर देन 1 फंक्शन का बात हुआ ही नहीं है कि इसे हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन के क्राइटेरिया में दे, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो या तो सी होना चाहिए या तो डी होना चाहिए। अब हमें 1-1 मैपिंग पता होना चाहिए कि 1-1 मैपिंग होता क्या है, ठीक है। तो 1-1 मैपिंग का मतलब होता है कि 1-1 फंक्शन, 1-1 मतलब इंडिविजुअल इनपुट के लिए अगर हमें इंडिविजुअल आउटपुट मिल जाता है तो हम लोग इसे बोलते हैं 1-1 मैपिंग, ठीक है, 1-1 मैपिंग बोलेंगे। अच्छा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये सब लेकिन लॉजिक लॉजिक लगा के करना है, ठीक है। तो देखो जैसे x, y अगर पेयर होता है जिसमें x का वैल्यू 4 है, सोचो क्या बोला है कि हम लोग का x, y होना चाहिए, ठीक है। हम लोग x, y ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे और फंक्शन क्या बोल दिया है, y इक्वल टू ये वाला x इक्वल टू 4, ठीक है। हमें क्या बोल दिया है, देखो x इक्वल टू 4। अब सोचो x का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 4। इसका मतलब वेयर x, y बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, एक रिलेशन में, ठीक है। एक रिलेशन बनेगा जिसमें हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई लिखेंगे और कंडीशन ये है कि एक्स हमेशा 4 होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 4 हुआ तो वाई का वैल्यू कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें फंक्शन क्या बताया, फंक्शन तो कुछ बोला नहीं है। जैसे यहाँ पर वाई था तो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया। हमें यहाँ पर कोई एक्टिविटी पर्टिकुलरली नहीं दे रखा है लेकिन हमें इतना बोल रखा है कि एक्स का वैल्यू 4 होगा। तो अगर हमें y इक्वल टू कुछ एक एक्टिविटी दे भी देता है, ठीक है, कुछ एक एक्टिविटी दे देता है तो उस एक्टिविटी में हमेशा x का वैल्यू 4 ही देना पड़ेगा। सोचो ये एक फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है, हम लोगों को क्या प्रोसेस करना है, फंक्शन यानी प्रोसेस एक्टिविटी, वो हमें नहीं पता, लेकिन इनपुट हमारा फिक्स्ड है। इनपुट हमें क्या देना है, सिर्फ 4, यानी 4 देने से y कुछ एक आएगा, ठीक है, y का वैल्यू मान लो y1 आया, ठीक है।
4 देने से y का वैल्यू मान लो y2 आया, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। फिर 4 दिया तो y का वैल्यू y3, ऐसे करके x का वैल्यू 4 के लिए y का वैल्यू अलग अलग आते रहेगा। तो क्या ये फंक्शन बनेगा, मुझे बोलो क्या ये फंक्शन बनेगा? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट हुआ, मैंने रिलेशन बना लिया, लेकिन क्या ये फंक्शन बन सकता है? देखो अगर ये भी तुम लोग अच्छे से आज सुनोगे तो तुम लोग का लास्ट क्लास ही बेसिकली रिपीट हो जा रहा है ना। देखो लास्ट में तो हम लोगों ने यही सब सीखा था। तो क्या ये फंक्शन होगा? ऑप्शन देखो फिर कौन सा आंसर होगा, नॉट ए फंक्शन, फंक्शन, वन वन मैपिंग, नन ऑफ दिस। बोलो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बोलो इसका सही आंसर क्या होगा? बोलो सही आंसर क्या होगा? MC. हाँ, नन ऑफ दीज हो सकता है। नन ऑफ दिस होगा, क्यों? यहाँ पर तो नॉट ए फंक्शन का भी ऑप्शन है, फंक्शन का ऑप्शन है, वन वन मैपिंग है, नन ऑफ दिस है। तो हम लोग चेक करेंगे। पहला बात है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है फंक्शन, ठीक है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग का अभी अभी मैंने याद दिलाया, ठीक है। वन वन मैपिंग का मतलब क्या है वो भी मैंने बोला, और डी में है नन ऑफ दिस। तो पहले बोलो ये नॉट ए फंक्शन ऑप्शन सही है कि गलत? पहले ये सोचो, नॉट ए फंक्शन ऑप्शन सही है कि गलत? क्या ये फंक्शन बन रहा है? पहले ये तो सोच लो, क्या ये फंक्शन बन रहा है? No, ma'am. तो First ये वाला repeated है. अच्छा, बाकी क्यों नहीं होगा वो भी बता देते। तो ये अगर फंक्शन नहीं है तो क्या ये फंक्शन होगा? मतलब ऑप्शन भी सही है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये फंक्शन नहीं है, हम लोगों ने जो भी सीखा था No, ma'am. Option उसके हिसाब, गलत है. तो ऑप्शन भी गलत है, तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? वन वन मैपिंग का मतलब है हर एक इंडिविजुअल इनपुट के लिए हर एक इंडिविजुअल आउटपुट होना चाहिए। इनपुट इंडिविजुअल कहाँ है? इनपुट तो वही है, 4 4 4। इंडिविजुअल मतलब क्या? अलग अलग इनपुट। ये देखो 1 के लिए 4, 2 के लिए 3, ये होता है इंडिविजुअल इनपुट। 1 2 -1 सब अलग अलग बात है। 4 4 4 क्या अलग बात हुआ? 4 जो है फिर 4, तो 4 तो 4 ही होता है, इसमें इंडिविजुअलिटी कहाँ से आ रहा है? तो वन वन मैपिंग भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस क्यों होगा? हमें तो आंसर मिल रहा है नॉट ए फंक्शन, तो हम लोग का नॉट ए फंक्शन होगा, ठीक है, नॉट ए फंक्शन। अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। फिर से देखो x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। फंक्शन अभी हमें दे दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दे दिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। x कॉमा वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो एक रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। रिलेशन को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, इसमें ऑर्डर्ड पेयर कुछ होंगे जो कि रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग बनाते हैं, क्या होगा? हमें फंक्शन बोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है? एक्टिविटी यानी प्रोसेस क्या दे रखा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें कुछ पर्टिकुलर इनपुट यहाँ पर नहीं बताया, तो हम लोग अपने हिसाब से इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने इनपुट दिया, सपोज यहाँ पर 1, ठीक है। अगर हम लोगों ने 1 इनपुट दिया तो y का वैल्यू क्या होगा? इनपुट मतलब x का वैल्यू और आउटपुट मतलब y का वैल्यू। अगर हम लोगों ने 1 दिया तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 दिया तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। x का वैल्यू अगर हम लोगों ने दिया सपोज यहाँ पर -1, तो -1 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू मान लो हम लोगों ने 2 दिया, x का वैल्यू 2 देने का मतलब कितना हो गया? 2 स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा x का वैल्यू सपोज -2 दिया, तुम लोग कुछ और भी वैल्यू लेके देख सकते हो। -2 दिया तो y का वैल्यू फिर से कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए, 1 1 बन रहा है, मतलब 1 इनपुट देने पे 1 आउटपुट, ठीक है। -1 इनपुट देने पे 1 आउटपुट, ठीक है। -1 इनपुट देने पे 1 आउटपुट हो गया, -1 इनपुट देने पे 1 आउटपुट हो गया। ये देख लो 2 देने पे 1, 2 देने पे 1, और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लाइक ऐसे यहाँ पर कॉमा दे देते हैं और भी हो जाएगा। 2 देने पे 1 आया, नहीं 2 देने पे 4 और माइनस, अच्छा ये गलत लिख लिया मैंने, 2 देने पे -4,
2 देने पे 4, -2 देने पे 4, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया मैंने जो भी 4 पेयर्स बने। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, क्या यही सब लिखना है? ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, तुम लोग 0 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी के हिसाब से आंसर आएगा। अब हमें पूछ रहा है क्या ये फंक्शन होगा, नॉट ए फंक्शन, ए फंक्शन, 1-1 मैपिंग, नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अगर रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है इनपुट, तो ये फंक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग 1 देने पे अलग अलग अगर हमें आउटपुट मिलेगा तभी ना रिपीट होगा। जैसे 1-1 भी हुआ और मान लो 1-2, क्या ये 1-2 पॉसिबल है? मतलब 1 देने पे 1 आ रहा है, 1 देने पे 2 भी आएगा, ये पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पर ऑकर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नॉट ए फंक्शन वाला पोर्शन में तो नहीं जा रहा है, तो ये नॉट ए फंक्शन वाले पोर्शन में नहीं जाएगा। तो या तो ये 1-1 मैपिंग लिखना पड़ेगा या फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन क्या ये 1-1 मैपिंग हो रहा है? 1-1 मैपिंग मतलब इंडिविजुअल इनपुट, इनपुट के लिए इंडिविजुअल आउटपुट। तो क्या ऐसा हुआ है कि 1 के लिए 1 और -1 के लिए भी 1 आया? क्या इंडिविजुअल इनपुट के लिए इंडिविजुअल आउटपुट हुआ, या फिर ऐसा हो गया? इसको अगर ऐसे दिखाते हैं तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान से देखो कि 1 के लिए 1 आया और -1 के लिए भी 1 आया, तो क्या ये 1-1 मैपिंग हुआ? क्या ये 1-1 मैपिंग होगा? 1-1 मैपिंग मतलब एक अलग इनपुट के लिए अलग आउटपुट। तो 1 के लिए भी 1, -1 के लिए भी 1, तो क्या ये इन 1-1 मैपिंग हुआ? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैम ये इसको हम 1-1 लोग मैपिंग नहीं होगा। नहीं होगा ना। 1-1 मैपिंग के अलावा भी क्या था हमारा? मेनी टू 1 और 1 टू मेनी, ऐसे था ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेनी टू 1, दो अलग अलग इनपुट के लिए एक आउटपुट, है ना। तो इसीलिए ये 1-1 मैपिंग तो नहीं हो रहा है, ये कंफर्म हो गया, ये 1-1 मैपिंग नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन है कि नहीं, अब बताओ। अब ये फंक्शन तो था ही ना, हम लोगों ने चेक तो किया, फंक्शन तो था ही, क्योंकि 1 के लिए 1 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। 1 इनपुट के लिए 1 आउटपुट के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। 2 के लिए देखो, यहाँ पर आउटपुट में सिमिलरिटीज है। देखो जैसे 2 के लिए भी 4 आया, -2 के लिए भी 4 आया, ठीक है। मतलब फिर से 1-1 मैपिंग यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, बट ये फंक्शन जरूर होगा क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट एक जैसा हो सकता है, इनपुट अलग अलग ही दे रहे हैं हम लोग। तो इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए बोलो? अब मैंने सारा चीज तो बता दिया, अब तुम लोग आंसर बताओ क्या होगा 5 का। मैम बी होगा, इट्स अ फंक्शन। इट्स अ फंक्शन, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा बी, ये है ए फंक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, एक्स कॉमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जिसमें एक्स लेस देन वाई है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग का बनेगा एक्स कॉमा वाई, ये तो मैं पता ही है, ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर को लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई। और फंक्शन क्या बोला है? एक्स लेस देन वाई, ठीक है, फंक्शन ऐसा है। अच्छा, एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इस एक्टिविटी के वजह से वो एक रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो हम लोग एक रिलेशन लिख लेते हैं जिसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। अब हमारा फंक्शन क्या है? एक्टिविटी क्या बोल रहा है? एक्टिविटी बोल रहा है एक्स लेस देन वाई, ठीक है, एक्स लेस देन वाई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 1, तो अगर 1 एक्स लेस देन वाई होगा तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 के अलावा हम लोग कुछ और लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू वाई से कम है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 1 लिखने से होगा? मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर 1 लिखने से होगा? 1 लेस देन 1, क्या ये सही बात है? क्या ऐसा हम लोग बोलते हैं 1 लेस देन 1? नहीं बोलते हैं ना। 1 लेस देन 1 कैसे होगा? तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो क्या और कुछ भी लिख सकते हैं 0 के अलावा? सोचो, अगर 1 से कम क्या क्या हो सकता है? 1 से कम -1 0, हो सकता है। माइनस लिख सकते हैं, -1 लिख लो, -2 लिख लो, -3 लिख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। -4 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे ही 1 से क्या है, अच्छा मैंने तो उल्टा लिख दिया। यहाँ पर एक्स लेस देन था और मैंने वाई को लेस देन कर दिया, ये उल्टा लिखना चाहिए था मुझे। एक्स लेस देन वाई है ना। एक्स का वैल्यू वाई से कम है, तो अगर वाई 1 होगा तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। अगर वाई 1 होगा तो एक्स का वैल्यू -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग का y2 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, -1, -2, -3, 1, ये सब हो सकता है ना, ये सब हो सकता है। अगर हम लोग y का वैल्यू ले रहे हैं सपोज 3,
सपोज 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है क्योंकि 0 लेस देन 3 होता है, -1 लिख लो, -5 लिख लो, ठीक है। ऐसे वैल्यूज लिखो जो 3 से कम होंगे, 2 लिख लो, 1 लिख लो, ठीक है। अब अगर हम लोग पेयर बनाते हैं तो हमारा पेयर क्या क्या बन सकता है, एक होगा 0,1, ठीक है। और भी लिख सकते हैं 0,5 भी लिख सकते हैं। 0,5 का मतलब देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 से ही बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। और भी हम लोग लिख सकते हैं -1,1, ये भी लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, -1,2, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है हमें ये देखना चाहिए क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा इस कंडीशन के लिए। क्या ऐसा स्कोप हमारे पास है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा। वैसे तो लाखों करोड़ों नंबर है, कितने सारे नंबर लिखे, वैसे तो लिखना पॉसिबल नहीं है। हमें अपना दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, जो भी हम लोगों ने सीखा है इस 2 क्लास में उसे उसको दिमाग में रखना पड़ेगा ना, और उस हिसाब से बताना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर चांसेस है कि हम लोग 0 को ही लेके बहुत सारे कंडीशन बना सके, बहुत सारे रिलेशन बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि 0 लेस देन 1 होता है, 0 लेस देन 5 होता है, 0 लेस देन 100 होता है। तो ऐसे तो हम लोग बहुत सारे पेयर बना सकेंगे। मतलब बेसिक सा बात इतना है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होने का यहाँ पूरा पूरा चांसेस है, चाहे 0 लिख लो, चाहे -1 लिख लो, चाहे कुछ और लिख लो, 1 5 लिख लो तो भी होगा, है ना। क्योंकि 1 जो है ये x हो गया, ये y, तो ये रिलेशन मतलब ये कंडीशन, ये जो फंक्शन है इसमें ये प्रोसेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 लेस देन 5 होता है। तो अगर 1,5 एग्जिस्ट करेगा, हाँ 1,6 भी एग्जिस्ट करेगा, तो सिंपल सा बात हो गया, हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होने का चांसेस पूरा पूरा है। तो मुझे ये बताओ, मैंने कंसेप्ट समझा दिया, अब तुम लोग आंसर बताओ कि इसका क्या होगा। नॉट ए फंक्शन, ए फंक्शन, 1 1 मैपिंग, नन ऑफ दिस, क्या आंसर होना चाहिए, बोलो। पहले ये तो सोचो ना फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि हर एक ऑप्शन में तो ये एक ऑप्शन है ही ना, फंक्शन होगा कि फंक्शन नहीं होगा। पहले सोचो फंक्शन होगा ये, अगर ये रिलेशन हो रहा है तो मैम क्या ये ये फंक्शन होगा। हाँ बोलो, फंक्शन होगा कि नहीं, बात कट गया, सिर्फ फंक्शन सुनाई दिया। हाँ मैम ये फंक्शन होगा। कैसे, फंक्शन होने से तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट होने का पूरा चांसेस है। कोई भी तुम लोग एलिमेंट उठा लो, कोई भी नंबर ले लो, क्या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है। हम लोग 1,5 लिख सकते हैं इस फंक्शन एक्टिविटी के लिए, 1,6, 1,100 सारे ही तो सही है। 1 यहाँ पर क्या है, एक्स, यहाँ पर क्या है एक्स, यहाँ पर क्या है, क्या 1 ही लिखना चाहिए मैम, नहीं ऐसा बात नहीं, कुछ और लिखो, कुछ और बोलो। अगर एक्स का वैल्यू 2 लोगे तो हमें y का वैल्यू 2 से ज्यादा ही लेना पड़ेगा। अगर 1 लिखोगे तो ये फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, क्योंकि 2 लेस देन 1 तो नहीं होता है ना, इसीलिए देखो 2 लेस देन 1 तो इसको 5 लेना पड़ेगा। तो क्या 2 को इनपुट रख के 5 के अलावा कुछ आउटपुट ले सकते ना, 2 लेस देन 6, ये भी करेक्ट है। तो कोई भी तुम लोग डेटा ले लो, क्या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होने का चांसेस होगा। तुम लोग कोई और नंबर लो ना, एक्स का कोई वैल्यू तुम लोग अपने मन से बोलो, एक्स का कोई भी वैल्यू बोलो, उसके रिगार्डिंग वाई का वैल्यू बोलो। अगर मान लो एक्स का वैल्यू बोल रहे हो 100, तो वाई का क्या लेना पड़ेगा, मोर देन 100 लेना पड़ेगा। 105 ले लो, कुछ और ले लो। तो 100,105, ठीक है। इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 100 लेस देन 105, ठीक है, 100 लेस देन 105। अच्छा, क्या 100 लेस देन कुछ और नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं होगा 100 यहाँ पर कॉमा देके अगर 104 करेंगे तो भी तो सही हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो हो रहा है ना, कैसे भी रिलेशन पेयर बनाओ फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा ही होगा। कोई भी दुनिया का नंबर उठा लो, ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी नंबर है हम लोग जितना काउंट कर सकते हैं, कुछ भी नंबर ले लो, हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट होगा ही। तो क्या ये फंक्शन होगा, सोचो एक बार फिर से। नो मैम ये फंक्शन नहीं होगा तो। तब तो ये कैसे फंक्शन होगा ना, क्योंकि कोई भी नंबर लो। अब देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि नंबर कैसे पता करें, यहाँ पर हमें रिलेशन जो बता दिया हमें उसके हिसाब से करना है, x लेस देन y। और अगर तुम लोग सोचोगे कि हम लोग ये वाला लिखेंगे ही नहीं, मतलब तुम लोग अगर ऐसे सोचते हो कि 0 1 लिखेंगे 0 5 नहीं लिखेंगे, क्यों, ऐसा तो हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया है। जैसे देखो यहाँ पर दिया था कि एक एक्टिविटी हो रहा था, तो यहाँ पर 5 से ही हमें माइनस करना था। और यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर माइनस करने प्लस करने कुछ ऐसा फंक्शन नहीं दिया, हमें बोला है फंक्शन हमारा ऐसा है कि x का वैल्यू जो भी ले लो वो y से कम ही होगा, y से कम ही होगा। तो उसके रिलेशन को सेटिस्फाई करने पे तो हमारा ये कंडीशन आ रहा है। 0,1 के अलावा क्या कुछ और नहीं हो सकता है, देखो यहाँ पर तुम लोगों ने वही देखा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी का क्या हो गया, ए, नॉट ए फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है।
फिर देखो 6th नंबर बोल रहा है कि डोमेन, डोमेन दे रखा है किसी एक फंक्शन का, क्या दे रखा है 1,7 और 2,6, ठीक है 2,6। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है इमेज, ठीक है इमेज मतलब आउटपुट, डोमेन का मतलब होता है आउटपुट। तो अगर डोमेन है ये तो सॉरी इसका डोमेन बताने बोला है, अच्छा ये एक रिलेशन है, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब होता है सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो इसमें से बोलो आउटपुट कौन सा है, एक्स इनपुट होता है वाई आउटपुट होता है, तो आउटपुट कौन कौन सा है, एक्स इनपुट होता है वाई आउटपुट, इसका मतलब 7 क्या and है 6। 7 and 6, करेक्ट 7 and 6। तो डोमेन हो जाएगा 7 and 6 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर क्या बोला है, द रेंज ऑफ 3,0, 2,0, 1,0, 0,0, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रिलेशन है, पेयर में दे रखा है, ठीक है 3,0, 2,0, 1,0, 2,0, 1,0, ठीक है और 0,0, 0,0, ठीक है। ये एक रिलेशन दे रखा है, हमें पूछ रहा है बताओ रेंज क्या है, ठीक है। और रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ, क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस, है ना, सेट ऑफ इमेजेस होता है, ठीक है सेट ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर बोलो कौन कौन सा होगा, इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट और इमेज में एक थिन लाइन डिफरेंस था, मैंने बताया था, ठीक है। इमेज मतलब जिसका प्री इमेज होगा, इमेज मतलब जिसका प्री इमेज होगा ही होगा उसे इमेज बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बोलो रेंज क्या क्या होगा, इसमें एक्स को क्या बोलते हैं, ये एक्स है ये वाई है, एक्स को हमेशा क्या बोला जाता है, इनपुट बोल लो, डोमेन बोल लो, या फिर क्या बोलना है प्री इमेज बोल लो, ठीक है। और वाई को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोल लो, या फिर कोडोमेन बोलो, या फिर क्या बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार मैंने याद दिला दिया, कॉपी में भी देखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। तो मुझे बोलो कि यहाँ पर रेंज क्या क्या होगा। तो मैम एक्स को डोमेन बोलेंगे तो पिछले वाले का तो 1 और 2 होगा। एक मिनट, हाँ पिछले वाले का तो 1 और 2 हो जाएगा, फिर डोमेन, अच्छा ये डोमेन था क्या, द रेंज ऑफ, अच्छा पहला वाला क्वेश्चन डोमेन, हाँ तो फिर ये गलत हो गया, 1, 2 होगा, हाँ हाँ 1, 2 होगा। डोमेन बोला था ना, ये मैंने को डोमेन लिख दिया, 1, 2, ठीक है। ये सेट ऑफ क्या हो जाएगा, हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने, सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ इनपुट होता है, डोमेन का मतलब सेट ऑफ इनपुट होता है, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 मतलब ऑप्शन सी होगा, ठीक है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो, ये ठीक लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, सेट ऑफ डोमेन लिखा था बट इसमें सेट ऑफ इनपुट लिख दिया, आउटपुट लिख दिया था, इसी वजह से गलत हो गया था। इसको इनपुट बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट ठीक है। अब बताओ रेंज क्या होगा। मैम 0 0 0 0। हाँ लेकिन सेट में क्या रिपीटेशन अलाउड है, सोचो, ये भी हम लोगों ने, ये तो सेट बन रहा है ना, क्या सेट में रिपीटेशन अलाउड है। नो एक मैम। एग्जांपल फॉलो बोल के एक एग्जांपल था, FOLLOW, जहां पर हमें लेटर्स 3 ही मिले, FOLW, है ना। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर कैसे लिखना पड़ेगा, ऑप्शन देख के समझ सकते हो, बोलो कौन सा लिखना 0 पड़ेगा, सिर्फ बी। 0 मतलब बी, ठीक है। इसीलिए आंसर बी होगा ये वाला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा यहाँ पर बोला है द डोमेन ऑफ द रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ, अच्छा इसका डोमेन और रेंज बताने बोला है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। हमें रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। फिर क्या बोला है, सच दैट एक्स कॉमा वाई ऐसा होना चाहिए जहां पर वाई इक्वल है एक्स का स्क्वायर, देखो जहां पर y इक्वल टू है एक्स का स्क्वायर और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। एक्स कॉमा वाई एक आर रिलेशन में बिलोंग करेगा और वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वाई और एक्स यहाँ पर देखो, इनपुट आउटपुट हम लोग चेक करते हैं, तो ये शायद लगभग ऐसा क्वेश्चन ही हो गया। यहाँ पर एक था ना y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, कहाँ देखा था, ये रहा, सेम क्वेश्चन ही है, 4th नंबर जैसा ही क्वेश्चन है ना, ये वाला 4th नंबर जैसा ही है। तो ये बताओ, ये 4th नंबर देखो, 4th नंबर में भी सेम फंक्शन ही दिया गया था, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और इसका हम लोग का आंसर आया था फंक्शन। अब यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया कि ये फंक्शन है, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, जो डोमेन एंड रेंज बनेगा, ठीक है, डोमेन और रेंज, डोमेन मतलब इनपुट का सेट,
ठीक है। और रेंज मतलब आउटपुट का सेट, वो क्या होगा, रियल नेचुरल नंबर्स, रियल कॉमा मतलब ये एक्स रियल नंबर होंगे और वाई नेचुरल नंबर्स होंगे, एक्स रियल नंबर्स होंगे, वाई नॉन नेगेटिव रियल होंगे, एक्स रियल नंबर्स होंगे, वाई जो है वो भी रियल नंबर्स होंगे, नन ऑफ दिस होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये सेम क्वेश्चन ही है, तो इसी पे हम लोग चेक करके देख सकते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं। तो बताओ कौन सा सही आंसर होगा। तो रियल नंबर क्या था, रियल नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर मतलब पॉजिटिव, रियल नंबर मतलब क्या, एंड नेगेटिव। नहीं, रियल में नेगेटिव नहीं होता, रियल नंबर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। रियल नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है ना, रियल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है। ये देखो यहाँ पर ये क्या बोला है, देखो ये रियल है। अच्छा पहले देखो ये ऐसे चेक करते हैं, देखो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो ऐसा हमारा ऑप्शंस बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू जो भी लेंगे, हम लोग x का वैल्यू जो भी लेंगे, y कभी नेगेटिव आएगा, ऐसे सोच के देखो कि x का वैल्यू जो भी लेंगे क्या y कभी नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि y का वैल्यू कैसे आ रहा है, x का स्क्वायर करके। x को नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, y वाई हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसी से ही हम लोग बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। अगर ज्यादा हम लोग नहीं भी जाते हैं, रियल नेचुरल ये सब डिटेल्स में अगर नहीं भी जाते हैं, तो इतना तो बता सकते हैं कि y हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर आना चाहिए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मैम बी होगा। पी होगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे यहाँ पर हमेशा, ठीक है, कोई भी रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर में नेगेटिव भी आएगा, ठीक है, रियल नंबर का मतलब हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आएगा, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला कंडीशन मैंने बोलने के लिए ये बता दिया गलती से, देखो रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं। अब रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, क्या एक्स में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, हाँ एक्स तो इनपुट है, हम लोग अपने मन से कोई भी इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, आउटपुट हमेशा आ रहा है पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेट में है। अगर ये क्यूब होता तो ऐसा नहीं होता, है ना। तब हम लोग, अगर ये क्यूब होता तब हमारा आंसर क्या होता, अगर ये क्यूब होता फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा आंसर फिर क्या होता, क्योंकि क्यूब होने पे तो हमारा नेगेटिव भी आ सकता था y का मैम वैल्यू, तब हम, रियल होगा, रियल होगा। हाँ तब रियल होता, ठीक है, तब रियल होता। तो 8 का ऑप्शन अभी इसके हिसाब से बी हो रहा है, 8 का ऑप्शन अभी हम लोग का हो जाएगा बी। रिलेशन ये जो है यहाँ पर सेम एज क्वेश्चन 4 के तरह है, ठीक है, और आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, रियल कॉमा नॉन नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि डोमेन ऑफ एक्स बी द सेट 1, ठीक है। अगर डोमेन एक बना रहे, डोमेन का सेट बना रहे, तो उस सेट में क्या है, 1 वैल्यू है, ठीक है, ये एक सेट है जिसमें वैल्यू 1 है, ये एक डोमेन सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव्स वैल्यू इक्वल टू 1, एक फंक्शन यानी y या फिर f ऑफ x, जो भी बोलो, एक फंक्शन जो वैल्यू क्या प्रोड्यूस करेगा 1, यानी आउटपुट क्या देगा 1। और ये क्या हो गया, ये 1 क्या है, सेट, किसका सेट, डोमेन का सेट, ठीक है। और डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, ठीक है। तो इसका मतलब ये x हो गया, अगर x 1 देंगे तो y भी 1 आएगा। इसमें से कौन सा फंक्शन ऐसा हो सकता है, तो चेक करो, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम a को चेक करके दिखाते हैं, देखो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब x में अगर इनपुट 1 देते हैं, ठीक है, तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1 आ गया। अच्छा, जी एक्स इक्वल टू एक्स, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स ये है फंक्शन, इसमें इनपुट दे देते हैं 1, तो आउटपुट भी क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये वाला सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें 1 देने पे 1 आया, इसमें भी 1 देने पे 1 आया। तो बाकी आंसर क्यों गलत होगा वो भी चेक करो। देखो, अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसमें अगर इनपुट 1 देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, बता सकते हो, बोलो इसका वैल्यू क्या होगा, मैम 1 4 हो हो, जाएगा।
4 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो ये 1 हुआ नहीं, हमें तो पूछा था 1 कब होगा, तो ये वाला अगर पहला ऑप्शन से हमारा आंसर नहीं आता है तो ये कॉमा वाला अगर हो भी जाता है, खैर होगा नहीं, अगर हो भी जाता है तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमें दोनों पे सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों दो फंक्शन ऑप्शन में है। इस पे भी चेक करके देख लो, g ऑफ 1 देने से ये 1 आएगा नहीं, 1 से ज्यादा ही ये भी आएगा, 4 होगा। ये भी 4 होगा, ठीक है। तो ये इक्वल हो रहा है। अब देखो कोई इक्वल लैंग्वेज देख के अगर ये बोलेगा कि दोनों ही आंसर होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इक्वल होने का बात नहीं बोला, इक्वल टू 1 होना चाहिए आउटपुट, तो पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए। इक्वल के चक्कर में हम लोग गलत भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ इनपुट में ए लिख रखा है, लेकिन इनपुट तो हम लोगों ने एक से डिनोट किया हुआ है, हम लोग ए से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फंक्शन में एक्स ही लिखा जाता है, ए का भी लिखा नहीं जाता, और अगर लिखना भी है तो क्वेश्चन में भी ए दो, ठीक है। तो यहाँ ये तो फंक्शन का जो फॉर्मेशन है वही गलत दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हम लोग का नहीं होगा, यानी 9th का ऑप्शन हम लोग का ए होगा, ठीक है, 9th का ऑप्शन हम लोग का ए। ये आसान था, ठीक है, ये उतना टफ नहीं है। अच्छा अब देखो फिर क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ -1 क्या होगा, तो ये दिखाते हैं। देखो तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, 9th का आंसर हो गया, 9th का ए, ठीक है, 9 का ए हो गया। अब हम लोग यहाँ पर 10th नंबर चेक करते हैं। 10th नंबर में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, होगा। हाँ हाँ बी होगा। ये देखो ये 1 माइनस एक्स बोला है और एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करने बोला है, यानी इनपुट में -1 दो, ठीक है। तो एफ ऑफ -1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ -1, एक्स का वैल्यू -1 वो पुट कर दिया, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी हाफ, ऑप्शन बी। अच्छा 11, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स, जी ऑफ माइनस हाफ, तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन दिया है, g ऑफ x इक्वल टू दे दिया है x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, और g ऑफ माइनस हाफ पूछ रहा है, मतलब x का वैल्यू माइनस हाफ लिखना होता है ना, जहां हम लोग जैसे फंक्शन लिखेंगे वहां पर इनपुट का वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस हाफ पुट करना है जहां जहां इनपुट यानी कि x दिखेगा, तो x का वैल्यू माइनस हाफ, फिर -1 जैसा था वैसा लिखेंगे, x का वैल्यू माइनस हाफ। अब इसको सॉल्व भी करना है और तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर हो गया -1 -2 माइनस हाफ, देख लो कितना होगा, -3 बाई, हाँ 3 हो जाएगा, 2/1, यहाँ भी एक माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, ये हो गया 3, यानी 11 का ऑप्शन डी, ठीक है, 11 का ऑप्शन डी हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बता दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बता दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स का भी एक वैल्यू बता दिया है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्या बोला है, अब ऐसे बोल रहा है f, देखो f फिर ऐसे लिखा हुआ है फिर g लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं बताते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट, ठीक है, नॉट। तो ये हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन एक ही होता है, इसको रीड किया जाता है एफ नॉट जी ऑफ एक्स बोल के, ठीक है। तो ये एफ और जी जो है वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, दैट्स वाई नॉट, ठीक है। तो एफ नॉट जी ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। अब इसको ऐसे लिखोगे तो तुम लोगों के लिए ये कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, बेसिकली इसका मतलब ये हो गया। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ लिखा, जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू जो था लिख दिया, इसमें तो कोई समझने में प्रॉब्लम होने का बात नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, हम लोगों का इनपुट क्या आ गया, x के जगह पे हम लोग का क्या आ गया, ये वैल्यू, इसका मतलब हम लोग का इनपुट इनपुट इक्वल टू क्या हो गया पता है, पहले इनपुट था g ऑफ x, ठीक है, अब इनपुट क्या हो गया, अब इनपुट हो गया x माइनस 1 बाई एक्स, यानी हमें हमें फंक्शन को अगर परफॉर्म करके दिखाना है इस फंक्शन को, तो हमें x के जगह पे क्या इनपुट देना पड़ेगा, x माइनस 1 बाई एक्स, ये हो गया इसका मतलब, ठीक है।
फिर से बताते हैं, यहाँ पर इनपुट का फॉर्मेशन ध्यान से देखो, इनपुट का फॉर्मेशन क्या हुआ। इनपुट हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जी ऑफ एक्स है, तो पहला इनपुट था जी ऑफ एक्स। आफ्टर दैट इनपुट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि जी ऑफ एक्स का खुद का एक वैल्यू है, ठीक है, जी ऑफ एक्स का खुद का एक वैल्यू है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, या फिर ऐसे ऐसे कर सकते हो, या फिर और एक तरीका भी ऐसे सोच सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो इसको क्या कर सकते हो, इनपुट है जी ऑफ एक्स, तो एफ के अंदर जी ऑफ एक्स लिखो जो मैंने यहाँ पर दिखाया, फिर इक्वल देके 1 माइनस एक्स का जगह लिखो जी ऑफ एक्स, ऐसे भी कर सकते हो। अब हर जगह पे जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो, अब हर जगह पे जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का मतलब कितना हो जाएगा। अब जी बेसिकली वही लौट के आएगा, जी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करने से फिर 1 बाकी वैल्यू माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। हाँ उसको पुट करना पड़ेगा, फिर पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पीछे सॉल्व करके दिखाते हैं, पीछे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखो बेसिकली हम लोग का क्या हुआ, एफ ऑफ ये वाला लिखते हैं, अच्छा नीचे जगह था, ठीक है यहीं पर हो जाएगा। ये देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ, अच्छा एक्स के जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स के जगह हमें लिखना पड़ेगा ये 1 माइनस एक्स जो है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, लोग इसको लिखते हैं ऐसे, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स के जगह ये लिखना पड़ेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ये x ले लो, यहाँ पर हो गया x माइनस एक्स प्लस 1, अब ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, और इसको रिवर्स कर दो सिंपल मैथ्स के रूल्स के हिसाब से, तो ये x हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो गया ना 1 इंटू एक्स बाई 1, तो x हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया ए। तो देखो उतना कुछ मतलब लग रहा होगा देखने में कि क्या क्या हो गया, ऐसा बात नहीं है। देखो हम लोग को क्या करना है, इनपुट चेक करना है, पहले हमें इनपुट क्या देना है, हमें इनपुट देना है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो एफ जो फंक्शन है ना, ठीक है, इसके अंदर और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसके बाहर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले यहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद ये फंक्शन परफॉर्म होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन इसीलिए इसे बोला जाता है। तो इसीलिए देखो एफ के अंदर इनपुट हमें जी ऑफ एक्स देना है, तो हम लोगों ने इनपुट जी ऑफ एक्स दे दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने इधर जी ऑफ एक्स लिखा था ना, तुम लोग इधर भी ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इधर भी जी ऑफ एक्स लिख सकते हो, फिर जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो पुट कर दो, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार आया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, अच्छा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अच्छा हम लोग को करने क्या बोला है, जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स ऐसे करने बोला है, ठीक है, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का मतलब एक्चुअली ये ऑफ नहीं, ये ओ जी नॉट एफ ऑफ एक्स है, अच्छा मैंने ऑफ लिख दिया, देखो जी नॉट एफ ऑफ एक्स, जी नॉट एफ ऑफ एक्स है ना, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे करके लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो हमें फंक्शन जी के अंदर इनपुट देना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये रहा फंक्शन जी, ठीक है, इसके अंदर हमें इनपुट दे दिया एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पर जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां वो इनपुट जाएगा। अगर ये मेरा इनपुट था, इसको मैंने रिप्लेस किया इनपुट एफ ऑफ एक्स से, तो ये इनपुट को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स से, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1, और ये इनपुट को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब सॉल्व करो, 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये एक्स है, इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1, तो ये और ये कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ये हो गया एक्स, ठीक है। तो ये भी आंसर हम लोग का एक्स आ गया 13 का, तो 13 का आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, 13 का आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन बी, सेम तरीके से होगा, ठीक है। वहां पर फंक्शन ऑफ मतलब फंक्शन नॉट जी ऑफ एक्स था, यहाँ पर जी नॉट फंक्शन एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स,
अगर ऐसा है तो ये कौन सा फंक्शन होगा? वन वन मैपिंग, वन मेनी, मेनी वन, नन ऑफ दिस। मतलब सीधा बात है, फंक्शन तो होगा लेकिन कैसा फंक्शन होगा? वन 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 का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल इनपुट के लिए एक इंडिविजुअल आउटपुट होगा, मतलब एक ही इनपुट का दो आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। और वन मेनी का मतलब एक इनपुट से मैक्सी मतलब मोर देन वन आउटपुट, एक इनपुट से मोर देन वन। रीड करके देखो ना, वन टू मेनी और मेनी टू वन का मतलब है कि एक आउटपुट से मोर देन वन इनपुट, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो कैसे होगा। 14 का देखते हैं। मैम वन में नहीं होगा, वन टू मेनी होगा। अच्छा, वन टू मेनी, वन टू मेनी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर भी। वन टू मेनी में देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 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 दी पावर एक्स, मतलब y इक्वल टू टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब x और y का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। x और y का, तो x का वैल्यू अगर 1 लेंगे y का 2 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर -1 लेंगे तो y हाफ हो जाएगा, देखो, क्योंकि टू टू दी पावर -1 मतलब 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। अच्छा, मैंने 1 और 0 का काफी सारा चीज लिख लिया, चलो 2 लिखते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। -2 लिखोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो बेसिकली पेयर्स कैसे बन रहे हैं? 1 2 बन रहे हैं, -1 हाफ बन रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 1 हो रहा है, 0 1 हो रहा है। अच्छा, और क्या हो जाएगा? 2 4 हो रहा है, 2 4 हो रहा है। अच्छा, -2 1/4 हो रहा है, -2 1/4 हो रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 1 मैपिंग क्या हो रहा है? 1 1 मैपिंग, क्योंकि 1 से 2 है, 0 से 1 है, 2 से 4 हो रहा है। अच्छा, और ये वन मेनी, मेनी वन। ठीक से बताओ फिर कौन सा होगा? देखो मैंने लिख के तो दिखा दिया, अब बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। देखो, मेनी टू वन होने का मैम क्राइटेरिया मेनी में 3 ऑप्शन है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, देखो वन पहले। टू वन, वन टू। 1 1 मैपिंग हो रहा है ना, हाँ मैम। 1 to 1 मतलब 1 1 मैपिंग, तो ये हो जाएगा ए होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इनपुट के लिए हर एक इंडिविजुअल आउटपुट हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं है, देखो एक इनपुट का 1 देने से 2 के अलावा कुछ और आ रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। मैंने इतने सारे नंबर लिख लिए, कुछ और लिख लो। 1 देने पे अगर 2 के अलावा कुछ और आता तब हम लोग बोल सकते थे 1 2 में नहीं ना, तो वो तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, ये गलत हो रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1 1। 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स, द रेंज ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करने बोला है। रेंज का मतलब होता है आउटपुट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन मतलब बेसिकली आउटपुट सिर्फ देखने से नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा वो सारे आउटपुट जिसके लिए एक इनपुट जरूर होना चाहिए। जो लास्ट दिन मेरा एग्जांपल अगर याद करो तो 2 4 16 25 ऐसे मैंने लिखा था, जिसके लिए इनपुट तो था, फिर 25 का मैंने कोई इनपुट नहीं लगाया था। तो 25 को इंक्लूड करेंगे तो वो कोडोमेन जरूर होगा, लेकिन वो रेंज नहीं होगा, ऐसा मैंने बोला था। एक बार मैंने याद दिला दिया। तो रेंज ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पर जो डोमेन यानी इनपुट सेट है एक्स का वो कुछ इस तरह से है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा, अब देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ इस तरह से है। लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स, ठीक है। क्योंकि लॉग नहीं हुआ है तो अगर कभी लॉग नहीं किया हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बीच में ये अचानक लॉग का एक क्वेश्चन दे दिया तो करवा देते हैं। देखो हम समझा देंगे। लॉग बेसिकली क्या होता है पता है? लॉग होता है कुछ इस तरह से, देखो अगर मान लो 2 टू दी पावर 3, हम लोग 8 बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 2 टू दी पावर 1024 आ जाए तो ये कैलकुलेटर से भी नहीं होगा, ठीक है। ओरली तो पॉसिबल है ही नहीं, कैलकुलेटर से भी नहीं होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए लॉग का कंसेप्ट आया था। और लॉग जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है किस तरीके से? वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। लॉग, यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। या फिर इसे देख लो, ये होता है बेस।
2 टू दी पावर, तो 2 होता है बेस, ठीक है, और ये होता है पावर, ठीक है, ये होता है पावर, और ये होता है वैल्यू यानी आंसर जो निकल के आए। अब इसी चीज को लॉग में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर लॉग में लिखा जाता है यहाँ बेस, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा बेस के जगह ये लॉग का बेस होता है, ये यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर होगा, ठीक है। लॉग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कैसे लिखा जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग के यहाँ पर लिखा जाता है बेस को, एक्सपोनेंट का बेस को, ठीक है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, टू दी पावर फॉर्म। तो बेस यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, वैल्यू यहाँ लिखा जाता है, यानी 8 यहाँ लिखा जाएगा, या फिर यहाँ पर ये तो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसको हम इंटरप्रेट करें, और यहाँ पर लिखा जाएगा पावर, पावर, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8, ठीक है, हमें 2 कितने बार मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 8 मिले, आंसर इज 3, ठीक है, आंसर इज 3। ये इसका मतलब होता है, इसको रीड कैसे करते हैं, log 8 बेस 2, log 8 बेस 2, ठीक है, इसका मतलब हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8, दैट इज 3 टाइम्स अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 8 प्रोड्यूस करके देगा। अब ये इसके लिए तो जरूरी नहीं है कि हम लोग लॉग का हेल्प ले, ये हम लोग ओरली कर सकते हैं, बट ऐसे नंबर के लिए जरूरी होता है, तभी लॉग का मतलब लॉग आया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 10 बेस 1 प्लस एक्स, अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो इनपुट है वो कितना है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स है, लेस देन इक्वल टू 9 है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9, इसका मतलब x का वैल्यू 9 या 9 से कम है, x का वैल्यू 9 या 9 से कम है। और एक तरीके से ये इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है, मतलब x का वैल्यू कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, देखो x का वैल्यू शुरू हो रहा है 0 पे, क्योंकि 0 से ज्यादा या 0 है, और खत्म कहाँ पर हो रहा है, खत्म हो रहा है 9 पे, ठीक है, खत्म होगा 9 पे, क्योंकि x का वैल्यू 9 से कम या 9 तक है, ठीक है। तो हम लोग का ये x का वैल्यू आया, x का स्टार्टिंग और एंडिंग, तो ये हो गया मेरा इनपुट, ठीक है, क्योंकि x हमें इनपुट बताता है। अब हम लोग यहाँ पर इनपुट को यूज करेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले इनपुट ले लिया 0, एक बार इनपुट 0 लेंगे, एक बार 9 लेंगे, अगर इनपुट 0 लेते हैं तो ये देखो यहाँ पर ये 1 प्लस 0 करके 1 हो गया, इसमें लॉग का कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मली जैसे कैलकुलेट करना चाहिए वैसे कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक रूल्स होता है लॉग का कि log 1 जो है ये हमेशा 0 होता है, ठीक है, log 1 ये याद ही रखना पड़ता है, इसको हम जब लॉग करवाएंगे तो प्रूफ करके दिखा देंगे कि log 1 हमेशा 0 होता है। जैसे मान लो तुम लोग बोलते हो ना 2 इंटू 0 समथिंग, कुछ भी डेटा को 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आता है, कुछ कोई भी डेटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कोई भी डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी कोई भी डेटा को 1 से मल्टीप्लाई नहीं, अगर हम लोग किसी भी डेटा का टू दी पावर, अगर हम लोग का 1 टू दी पावर कुछ भी हो, 1 टू दी पावर कुछ भी हो वो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 टू दी पावर अगर 1024 भी होगा वो 1 ही आएगा, 2 में कुछ 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, उसी तरह से log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो log 1 बेस में कोई भी रहे इसका वैल्यू होगा 0। तो अगर इनपुट हम लोग 0 देते हैं तो f ऑफ 0 मतलब y का वैल्यू आ गया 0, तो x 0 होने पे y 0 आया। अब हम लोग 9 पुट करके देखेंगे, ठीक है, तो 9 पुट करते हैं तो f ऑफ 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 10 1 प्लस 9, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 10 और ये 10 हो गया, ठीक है। अब इस चीज को ना ऐसे लॉग का एक मतलब लॉग एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, वहां पर ये एक फॉर्मूला होता है कि बेस को और इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कैंसिल होके ये 1 हो गया, ठीक है, ये कैंसिल होके 1 हो गया, मतलब 9 के लिए वैल्यू कितना आया, अगर हम लोग इनपुट 9 देते हैं तो आउटपुट हम लोग का 1 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली 0 अगर इनपुट है, 0 अगर इनपुट है और 9 अगर इनपुट है तो उसके रिगार्डिंग आउटपुट हम लोगों का क्या क्या आ गया, 0 होने पे हम लोग का आया 0, 9 होने पे आया 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि बताओ रेंज का सेट क्या होगा, तो रेंज यानी सेट
सेट ऑफ आउटपुट, आउटपुट क्या क्या हुआ 0,1, यानी कौन सा ऑप्शन हम लोग का होगा, ऑप्शन ए, ठीक है 0,1 यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो ये लॉग के वजह से अगर थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर से एक बार बता देते हैं। लॉग कुछ इस तरह से लॉग का इन्वेंशन हुआ था कि ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं। अब एक चीज याद रखना है, log 1 0 होता है, ठीक है, और log 10 हमेशा 1 होता है, फिर भी मैंने इसको इस तरह से फॉर्मूले में एक बार बता दिया। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, log 1 0, log 10 1। अब देखो यहाँ नॉर्मल था, यहाँ पर क्योंकि मैंने 0 माना था तो 0 ऐड किया, ये 1 आ गया। जैसे कि मैंने बोला log 1 बेस कुछ भी हो 0 होगा तो 0 लिख दिया, इसका मतलब 0 इनपुट पे आउटपुट 0 हुआ। और अगर 9 लेते हैं तो वो log 10 हो जाता है, log 10 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है, log 10 बेस 10 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, क्योंकि ऐसे डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 9 इनपुट लेंगे तो आउटपुट 1 आया, ठीक है। तो आउटपुट यानी सेट ऑफ रेंज 0,1 हो गया, ठीक है। तो इससे हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो रहा है। अच्छा, ऐसा ही और एक क्वेश्चन है जिसमें लॉग नहीं है, 16 नंबर देखो। अच्छा, ये इनवर्स दे दिया है, अच्छा इनवर्स दिया है, क्या दिया है देखो। अच्छा, ऐसा और एक क्वेश्चन नीचे है लास्ट में, ठीक है। अच्छा, द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ टू द पावर -1 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ऑफ एक्स। हमें पूछा है कि इनवर्स फंक्शन बताओ एफ टू द पावर -1। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है एफ टू द पावर -1, क्योंकि ये इनवर्स कहलाता है। इसका मतलब हो गया 1/f, तो एफ का इनवर्स 1/f, जैसे 5 का इनवर्स 1/5, ठीक है। 2/3 का इनवर्स 3/2, उसी तरह से f का इनवर्स 1/f। अगर f ऑफ x इक्वल टू 2x है फंक्शन, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, ये देखो। f ऑफ x इक्वल टू 2x है, तो हमें पूछा गया है कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा। तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैंने लास्ट दिन इनवर्स फंक्शन समझाने के लिए यूज किया था, तो वहां से एक बार दिखाएं। ये देखो हम लोगों ने, अगर यहाँ है तो हम दिखा सकते हैं, ये देखो इनवर्स फंक्शन है ना। इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करने का 3 स्टेप था। पहला स्टेप क्या था, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखो पहला स्टेप ये था कि हमें फंक्शन को y से डिनोट करना पड़ेगा, तो f ऑफ x के जगह y लिखेंगे, ये होता है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है कि x को लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी सारे डेटा को राइट हैंड साइड में भेज दो। तो 2x इक्वल टू वाई, क्योंकि सिर्फ x को रखना है तो x इक्वल टू y/2, ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेज है इनवर्स करो, मतलब x के जगह y लिखो, y के जगह x लिखो, तो x के जगह y लिख लिया, y के जगह x लिख लिया, ठीक है। और यही निकल के आ जाएगा इनवर्स फंक्शन, यहां तक कि इनवर्स फंक्शन क्लोज होता है। तो 16 का x/2 यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन का मैंने यही सेम जो है फंक्शन लेके समझाया था, तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना चाहिए। अच्छा, फिर से 17 में देखो कॉम्पोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया 17। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+3, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये बताया है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि एफ नॉट जी ऑफ एक्स, इससे बोलेंगे एफ नॉट जी ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन में हमें इनपुट क्या यूज करना है, जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये इनपुट हुआ तो फंक्शन में भी ये इनपुट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स, एक्स के जगह जी ऑफ x+3। अब g ऑफ x का मतलब पता है x का स्क्वायर +3, तो यही होगा एफ ऑफ g ऑफ x का आंसर, ठीक है। देखो 17 का ऑप्शन, मेरा क्या आंसर आया, x² + 3, हाँ ए, ठीक है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, 18 18 में देखो फिर से यहाँ पर बोला है, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया है, दो फंक्शन दे दिया है, बोला है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ एक्स और ऐसे एक पॉइंट दे दिया है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये जीरो ऐसा रहेगा तो इसे नॉट बोलते हैं, बट ये इंटू हुआ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है, x+3, मल्टीप्लाई तो करना है, वैल्यू लिखो और मल्टीप्लाई करो, जी ऑफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर,
तो मल्टीप्लाई करो, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे ही होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। फिर देखो 19 में क्या बोला है, द इनवर्स, फिर से देखो इनवर्स कैलकुलेट करने बोला है। अगर h ऑफ x इक्वल टू लॉग x बेस 10 है, देखो h ऑफ x इक्वल टू क्या है, लॉग x बेस 10। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है इनवर्स फंक्शन, यानी h टू दी पावर -1 कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इनवर्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इनवर्स फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अभी देखा था फंक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर था शायद इनवर्स फंक्शन, क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को y से डिनोट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनवर्स फंक्शन लगभग हर बारी एक बार आता ही है क्वेश्चन में, तो इसको पहले हम लोग y से डिनोट करेंगे, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 10। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाएंगे, मतलब अगर 2 टू दी पावर 3 को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग में, तो इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेंगे। ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, ये वैल्यू है, ये क्या है, ये पावर है। तो बेस के ऊपर पावर लिखना पड़ता है, तो 10 टू दी पावर y इक्वल टू x हो गया। देखो ये जो हम लोगों ने अभी सीखा कि 2 टू दी पावर 3 इक्वल 8, इसको कैसे लॉग में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि लॉग के यहाँ पर बेस लिखा जाता है तो 2, ठीक है, लॉग के यहाँ वैल्यू लिखा जाता है यानी 8, और यहाँ पर लिखा जाता है पावर। तो अगर इससे इसमें ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे पता है ये बेस है, दैट मीन्स ये बेस है, और ये वैल्यू है तो वैल्यू इधर चला जाएगा, ये पावर है तो ये पावर चला गया, 10 टू दी पावर y इक्वल टू x हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग इनवर्स फंक्शन में क्या करेंगे, अगर चाहो तो पहले इसको चेंज कर सकते थे। इनवर्स फंक्शन में क्या करना है, एक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, बाकी सारा डेटा राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, अब इनवर्स करना है, एक्स के जगह वाई लिखो, वाई के जगह एक्स लिखो, तो यही हम लोग का इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो y इक्वल टू 10 टू दी पावर x। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये 10 टू दी पावर x, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया हम लोग का इनवर्स फंक्शन 10 टू दी पावर x। अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। For the function h of x equal to 10 to the power 1 plus x, एक फंक्शन है h of x 10 to the power 1 plus x, इसका एक्टिविटी या परफॉर्मेंस है। द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, x का डोमेन वैल्यू, डोमेन मतलब होता है इनपुट वैल्यू, क्योंकि x हमारा इनपुट होता है, वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, वो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9, इसमें इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा है, रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज यानी सेट ऑफ आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इनपुट का वैल्यू क्या है, इनपुट का वैल्यू, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो इनपुट का वैल्यू हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 9 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब लगभग जो है पहले क्वेश्चन के तरह ही है, इस ऐसा एक क्वेश्चन जो था, यानी x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा 9 पे जाके खत्म हो जाएगा। अब हमारा टास्क क्या है, एक बार 0 को इनपुट जो है 0 इनपुट यूज करना, एक बार 9 इनपुट यूज करना। तो अगर 0 इनपुट यूज करेंगे तो 10 टू दी पावर 1 प्लस 0 यानी 10 टू दी पावर 1 यानी 10। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम लोग 9 इनपुट यूज करेंगे तो 10 टू दी पावर 1 प्लस 9 यानी 10 टू दी पावर 10। ठीक है, इसका मतलब जब हम लोगों का इनपुट जो है 0 आया तो आउटपुट कितना आया, 10। अगर हम लोगों ने इनपुट 9 दिया तो आउटपुट आया 10 टू दी पावर 10। अगर हमें पूछा जाए कि सेट ऑफ रेंज यानी आउटपुट क्या क्या है, तो 10 टू दी पावर 10, बट यहाँ पर ऑप्शन ऐसे नहीं दिया है, ऑप्शन को रेंज मतलब ऑप्शन का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट दे दिया है लेस देन इक्वल इस तरह से लिख के। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिखा कैसे, फंक्शन पे बेस करके। ठीक है, तो h ऑफ x जो फंक्शन है उसका आउटपुट का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है,
तो इसका मतलब देखो 0 होने पे 10 होगा और 9 होने पे 10 टू दी पावर 10 होगा। और ये देखो ये इनपुट का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और ये इनपुट का एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि 9 से ज्यादा इनपुट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनपुट जो है वो 9 या 9 से कम होगा। तो ये आउटपुट और इनपुट जो है वो 0 या 0 से ज्यादा होगा, मतलब स्टार्ट होता है 0 से, एंड होता है 9 से, यानी ये भी हम लोग का स्टार्टिंग आउटपुट हो जाएगा, ये हम लोग का एंड वाला आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा आउटपुट 10 से लेके 10 टू दी पावर 10 के अंदर जो है बिलोंग करेगा। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ 10 एंड 10 टू दी पावर 10, मतलब हम लोग का जो आउटपुट होगा वो 10 से लेके 10 टू दी पावर 10 का होगा, मतलब 10 और 10 टू दी पावर के मिडिल में जो भी डेटा है वो हमारा आउटपुट होगा, एज वेल एज ये भी आ जाएंगे, क्योंकि 10 भी हो रहा है, मतलब जो वैल्यू है आउटपुट का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का, सॉरी ग्रेटर, लेस देन नहीं, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब हम लोग का आउटपुट 10 से स्टार्ट होके 10 टू दी पावर 10 तक चलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग का फंक्शन h ऑफ x है तो हम लोग का वैल्यू 10 से स्टार्ट हो गए 10 से आगे तक चलेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, लेकिन 10 टू दी पावर 10 तक ही चलेगा, उससे आगे नहीं जाएगा, तो इसको लेस देन इक्वल टू 10 टू दी पावर 10 बोलेंगे, यानी फंक्शन का आउटपुट 10 या 10 से ज्यादा, ठीक है, और 10 टू दी पावर 10 या 10 टू दी पावर 10 से कम होगा। अब इसको कैसे यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 को इधर लिख दिया, ठीक है, अच्छा, और इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया 10 टू दी पावर 10 लेस देन इक्वल टू, ऐसे, ठीक है, तो h ऑफ x लेस देन, अच्छा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, h ऑफ x, मतलब अगर इसे हमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सही करना है तो h ऑफ x लेस देन इक्वल टू होगा 10 टू दी पावर 10, और h ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 10 लेस देन इक्वल टू h ऑफ x, h ऑफ x का वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा होगा, यानी 10 का वैल्यू जो है वो h ऑफ x से कम है, तो 10 लेस देन इक्वल टू h ऑफ x, ये प्रेजेंटेशन के लिए बोला क्योंकि ऑप्शन ऐसा है, अदरवाइज आंसर तो यहाँ पर ही हो गया, लेकिन हमें इसे जो है अरेंज करने भी आना चाहिए, कैसे अरेंज करेंगे, इसका मतलब आउटपुट हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 10 या 10 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अप टू 10 टू दी पावर 10 तक हो सकता है, 10 या 10 से ज्यादा को हम लोग ऐसे दिखाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और 10 या 10 से कम को इस तरह से दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पर जितने भी आंसर लिखे हुए लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन ऐसे करके लिखे हुए, तो इसी फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेस देन वाला क्या आया, h ऑफ x लेस देन इक्वल टू 10 मैंने लिख लिया, ठीक है, अब इसका रिवर्स मतलब ये होगा, वो चेक करेंगे कि 10 h ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब h ऑफ x का वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा, यानी 10 का वैल्यू h ऑफ x से बराबर या h ऑफ x से कम हो जाएगा, तो ये यहाँ पर सेट हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 लेस देन इक्वल टू h ऑफ x लेस देन इक्वल टू 10 टू दी पावर 10, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का जो लास्ट दिन हम लोगों ने फंक्शन रिलेशन दोनों चीज पढ़ा था उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो क्या है, अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा, ठीक है, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, ऑन टू वन, मेनी टू वन, ठीक है, वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस भी होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस भी होता है, ये कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या क्या होता है पहले ये देख लो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस में होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, मेनली तीन तरह का होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ये सारी चीजों को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो एक एग्जांपल लेके बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ए एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, जिसमें वैल्यूज है 1 2 3, बी एक नॉन एम, अच्छा फिर से ए ही ले लेते हैं, ठीक है, ए एक सेट है 1 2 3, अगर हम लोग ए क्रॉस ए करते हैं 1 2 3
1 2 3 मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिलेशन, है ना। तो रिलेशन मतलब क्या होता है, अगर नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तब हमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिलता है, वो उस ऑर्डर्ड पेयर से अगर हम लोग कलेक्टिवली कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं जो उस सेट में बिलोंग करेगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे उसका रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बन गया, ये बन गया ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए। अगर हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन R1, ठीक है, ये रिलेशन हम लिख रहे हैं इक्वल टू वाला, ठीक है, इक्वल टू किस चीज का, इक्वल टू एक, ये क्या है, ये x है, ये y है ना, इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू किस चीज का, इक्वल टू x और y का, ठीक है, x y इक्वल है, ऐसा कौन कौन सा रिलेशन है, ऐसा कौन कौन सा रिलेशन है जहां पर x और y इक्वल है, बताओ, ऐसा कौन कौन सा रिलेशन है जहां पर x y इक्वल है, बताओ। यहाँ पर हमें वो रिलेशंस का सेट बनाना है जहां पर एक्स और वाई इक्वल है। ये जस्ट अभी एग्जांपल से समझ रहे हैं हम लोग कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो अभी हमें टर्म सिर्फ नाम पता है, अभी हम लोगों ने चीज को सीखा नहीं है। अभी मैंने क्या दिखाया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है, सेट का। अब उससे ये वैल्यूज हम जो है जनरेट हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखना सिखाया, कैसे लिखना चाहिए, आसान भी है, 1 1 1 2 1 3 ऑर्डर्ड पेयर में लिखना पड़ेगा, ऑर्डर यहाँ पर मैटर करेगा। इक्वल टू वाले रिलेशन कौन कौन से होंगे, इक्वल टू वाले रिलेशन है 1 1, ठीक है, और क्या क्या होगा बोलो, 1 1 है, 2 2 है, और क्या हो जाएगा, 3 3, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, ये हो गया इक्वल टू वाला रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब और एक रिलेशन लिखते हैं जहां पर हम लिखेंगे इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन मतलब ऐसे x ग्रेटर देन y, ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं। कहाँ कहाँ ऐसा डेटा है जहां x ग्रेटर देन y है, तो 1 2 तो नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 2 कॉमा 1 1 एक, हाँ 3 1 and 3 2। हाँ 3 1 और 3 2, जहां पर क्या हो गया, x ग्रेटर देन y। अच्छा, अब R3 हम लोग देखते हैं, ठीक है, R3 में अच्छा ठीक है, चलो R3 और अलग से ऐसे नहीं कर रहे, ये दोनों मैंने रिलेशन बता दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किसको सिमेट्रिक बोलते हैं, किसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, और किसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ो, क्या बोल रहा है, एस एस दे रखा है, ए बी सी डॉट डॉट करके इसमें एलिमेंट है, बी एनी सेट देन द रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट एस क्रॉस एस, ठीक है। अगर एस कोई एक सेट है तो एस क्रॉस एस करने के बाद, ठीक है, अगर हम लोग कोई सेट बनाते हैं तो वो उसके रिलेशन में होगा, जैसे देखो ये वाला, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, लेकिन रिलेशन कैसा रिलेशन लिखा है हम लोगों ने, इक्वल टू वाला, यहाँ पर ग्रेटर देन वाला, ठीक है। अच्छा, इफ आर कंटेन्स ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए इन एस क्रॉस एस, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर यानी अगर कोई रिलेशन कंटेन करता है ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, टाइप क्या है, ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा ए, मतलब यहाँ पर ये एस के जगह मैंने ए लिखा है, देखो यहाँ पर एस के जगह मैंने ए लिखा है, एस में क्या क्या हो सकता है, ए बी सी, ठीक है। तो ए में जितने भी सारे एलिमेंट है, इसको हम ए बोलेंगे, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को हम सी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एबीसी हो गया, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद रिलेशन बनाते हैं, और अगर ऐसा कोई रिलेशन बनाते हैं जहां पर ए पेयर एप्लीकेबल है, ए, ठीक है, ए टाइप्स पेयर, यानी बी बी भी होगा, यानी सी सी भी होगा। अगर यहाँ डी होता, सपोज यहाँ डी वाला कोई एलिमेंट होता तो डी डी भी होता। अगर हम लोगों के पास ऐसा कोई रिलेशन है जहां पर इस तरह का पेयर्स जो है वो प्रेजेंट है, इस तरह का पेयर्स, इस तरह का पेयर्स मतलब जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स के डबल, ए बी बी सी सी डी डी ई ई जितना भी रहेगा सारे एलिमेंट्स के, अगर ऐसा है तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन
बेसिकली रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर हो जाता है मिरर इमेज की तरह। जैसे अगर हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम लोग खुद को ही देख पाते हैं, है ना। तो उसी तरह से वन अगर वन अपने आप को मिरर में देखता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो वन ही देखेगा। टू अपने आप को मिरर में देखेगा तो टू ही देखेगा। थ्री देखेगा तो थ्री का रिफ्लेक्शन थ्री ही दिखेगा, टू का टू, वन का वन दिखेगा। तो इसका मतलब जितने सारे ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स है वो सभी के अगर इस तरह के पेयर्स बने हुए एक रिलेशन बन जाते हैं तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो ये बन गया हम लोग का रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑल पेयर्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ऐसा लिखते हम आर में, अगर ऐसा लिखते R1 में 1 1, ठीक है, और 2 2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होता? अगर इसके जगह हम लिख देते 1 1 2 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव होता? क्योंकि ये कहां से बना है? ये बना है A क्रॉस A से, ठीक है। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 एलिमेंट है। तो सभी का ये वाला कंडीशन अगर होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर हम एक जो है पेयर्स हटा देते हैं, कोई भी पेयर हो, चाहे 3 3 हटाओ 1 1, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रहा है? R contains all ordered pairs of the form AA। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? अगर ऐसा हुआ, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? उसको पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, ये जहां से लिए, कहां से लिए? A क्रॉस A से। A क्रॉस A में क्या क्या है? A B C है, तो AA B B C C, AA B B C C, ये तीनों चीज होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक फिगर तो मिसिंग है, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। तो ये हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर 3 3 मिसिंग है। लेकिन अगर मान लो हम लोग के पास A में होता 1 2, ठीक है, तो 1 2 अगर होता तो हमें 1 1 पेयर और 2 2 पेयर जो है यही बनेगा, और तो नहीं बनेगा। तो ये फिर हो जाता रिफ्लेक्सिव, ठीक है। डिफरेंस समझो कि रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा। जो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें जितने भी सारे एलिमेंट है सबका जो है ऑर्डर्ड पेयर ए ए फॉर्म में होना चाहिए। ए ए एक बोलने का जनरल फॉर्म है, मतलब जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबके सिमिलर फॉर्मेट होने चाहिए। अगर कोई भी एक हट जाता है, मिसिंग कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन यही वाला अगर 1 2 होता और 1 1 2 2, तो 1 1 2 2 तो है, तो ये जरूर रिफ्लेक्सिव होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे ये देखो इज इक्वल टू ऐसे करके समझाया गया है। अब हम लोग सिमेट्रिक का समझते हैं। सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक का सिस्टम ऐसा है, सिमेट्री का सिस्टम ऐसा है कि अगर रिलेशन के अंदर अगर ए बी है तो क्या होना चाहिए? बी ए होना चाहिए। सिंपल सा बात है। अगर रिलेशन में ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तब जाके ये होता है सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें यहाँ पर ये नहीं देखना पड़ेगा कि ए में क्या क्या था, ठीक है। मतलब ए में 1 2 3 था, तो यहाँ पर क्या होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं। सिमेट्रिक में देखो जो रिलेशन लिखा है क्या उसमें ए बी है तो बी ए है। जैसे यहाँ 2 ए है, 2 1 है, तो 1 2 होना चाहिए। लेकिन मैंने लिखा है 2 1, 1 2 तो नहीं है। 3 1 लिखा है, 1 3 नहीं है। 3 2 लिखा है, 2 3 नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक कौन सा वाला होगा? एक रिलेशन लिखते हैं R3, वो सिमेट्रिक तभी होगा, यहां से लिखते हैं। जैसे मान लो 1 2 लिखा और 2 1 लिखना पड़ेगा। क्या 2 1 यहाँ अवेलेबल है? तो 1 2 लिखा और मैंने लिख दिया 2 1, ठीक है। मतलब अगर ये A मान रहे हैं, इसे B मान रहे हैं, तो ये B हो गया और ये A हो गया। तो ये सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है, ये सिमेट्रिक बनेगा। भले ही यहाँ पर 1 2 के अलावा हमारे पास 3 भी है, तो हमारे पास देखो 1 3 3 1 भी है। तो अगर 1 3 3 1 इसमें लिखा हुआ नहीं है तो क्या ये सिमेट्रिक नहीं होगा? नहीं, ये सिमेट्रिक होगा। क्योंकि सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता है कि ऑल जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब जितने भी यहाँ पर डेटा है, रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी एलिमेंट है सबका ए ए फॉर्मेट होना चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक के लिए रिलेशन के अंदर अगर ए बी है तो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस बी ए होने से ही होगा, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग और एक रिलेशन लिखते हैं इसी से। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 लिखा, 2 1 लिखा, फिर यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया
3-1, ठीक है, 3-1 लिख दिया, लेकिन इसका 1-3 नहीं लिखा, फिर ये नहीं होगा सिमेट्रिक, ठीक है, फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3-1 का 1-3 नहीं है। जो भी रिलेशन लिखे हुए हैं उसका ऑपोजिट होना चाहिए, उसका ऑपोजिट होना चाहिए। अगर 1-2 है, मतलब बोलते हैं ना सिक्के के दो पहलू, उसी तरह से अगर 1-2 है तो 2-1 भी होगा। मतलब अगर कुछ अच्छा है तो बुरा होगा, बुरा है तो अच्छा होगा, ये होना चाहिए। तो अगर 3-1 है तो 1-3 होगा, अगर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन क्या रिलेशन नहीं है? रिलेशन तो है ही, क्योंकि रिलेशन का मतलब सबसेट होगा, कोई एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से लिया गया, तो रिलेशन ये जरूर है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका फंक्शन देखे तो ये फंक्शन भी है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक रिलेशनशिप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3-1 का 1-3 यहाँ पर क्या है? मिसिंग है, ठीक है, 1-3 यहाँ पर मिसिंग है। जो लिखा हुआ है उसमें अगर मिसिंग होता है उसका मतलब उसका अपोजिट, तब जाके हम लोग उसे सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। लेकिन 1-2 था, 2-1 था, ठीक है, 1-2 है तो क्या 2-1 है? हाँ है, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब पढ़ के देखते हैं, देखो सिमेट्रिक का क्या बोला है यहाँ पर। a कॉमा बी बिलोंग्स टू, अगर r है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, a कॉमा, अच्छा ये ट्रांजिटिव का बोला है। सिमेट्रिक कहाँ गया? ये रहा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर आर में a कॉमा बी है और उसके साथ साथ b कॉमा ए भी है, वही वाले आर में, है ना, अगर आर में a कॉमा बी है और वही वाले आर में b कॉमा ए भी है, तब हम लोग बोलेंगे कि, और वो a कॉमा बी ऑब्वियसली एस में बिलोंग होना चाहिए। एस कौन सा था? एस था ए बी सी, और ये जो a कॉमा बी है और b कॉमा ए है, मतलब ये इस जहां से लिए गए वहां बिलोंग होना चाहिए। बिल्कुल है, 1-2 और 2-1 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। तो अगर बिलोंग करता है देन हम लोग इसे बोलेंगे सिमेट्रिक, देन हम लोग इसे बोलेंगे सिमेट्रिक। अच्छा, अब इज इक्वल टू में सिमेट्रिक होगा, इज इक्वल टू में सिमेट्रिक होगा, वो कैसे होगा? देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला बोल रहा है कि सिमेट्रिक होगा। जैसे देखो, जैसे ये वाला देखो, ऑल होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो रिफ्लेक्सिव, अच्छा कुछ एग्जांपल से पहले चेक करवाते हैं, जो अभी तक बोला कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा और भी इसमें ग्रिप आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं R1, ठीक है, R1 मैंने लिया 1,1, 2,2 और 3,3। ये मैंने पहले भी बोला है, लेकिन हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं। हम लोगों ने कौन सा सेट लिया हुआ है? सेट लिया हुआ है 1-2-3, ठीक है, सेट लिया हुआ है 1-2-3। अब A क्रॉस A भी हम लोगों ने किया हुआ है 1-2-3 इंटू 1-2-3, ठीक है। अब इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो 1-1 ऑर्डर्ड पेयर, मतलब करके नहीं, देख के भी हम लोग कैसे बता सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में तो हमें बिना करके देखना पड़ेगा ना। तो अगर ऐसे दे दिया है तो, और ये रिलेशन दे दिया है, इसके वजह से क्या ये जो है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ये चेक करना है हमें। तो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ए में जितने भी एलिमेंट है सबके डबल ऑर्डर्ड पेयर है, 1-1 है, 2-2 है, 3-3, और ये इसमें भी प्रेजेंट जरूर होगा। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट और एक रिलेशन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 1-1, ठीक है, और लिखा मैंने 2-3-3, ठीक है, 3-3 लिखा और इसे क्लोज कर दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये रिफ्लेक्सिव? क्योंकि यहाँ पर मिसिंग है। क्या मिसिंग है? 2-2, क्योंकि हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने ये यहां से लिया हुआ है, तो ऑल ऑल ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, क्योंकि ऑल नहीं है, इसी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और अगर मान लो ऐसे लिखते हैं सिर्फ 1,1, तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या मिसिंग है? मिसिंग है हम लोग का 2-2 और 3-3, ठीक है। तो इसी वजह से रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑल ए कॉमा ए ये होना चाहिए, ऑल ए कॉमा ए। अब अगर हम लोग के पास ए से ज्यादा कुछ है तो ऑल ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ठीक है, ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक का देखो, सिमेट्रिक का क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक का अभी हम लोगों ने देखा, तो सिमेट्रिक का कंसेप्ट है ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, जैसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक रिलेशन R4, ठीक है, उसमें मैंने ले लिया 1-2, 1-3, 2-1, 3-1, ठीक है।
क्या ये सिमेट्रिक होगा? 1,2 है तो हमें तुरंत ढूंढना है 2,1 है कि नहीं है। 1,3 है तो 3,1 है। अगर ऐसा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। यहाँ हमें ऑल एलिमेंट्स इन ए नहीं देखना है, सेट में क्या क्या एलिमेंट है ये नहीं देखना है, रिलेशन में रिफ्लेक्ट सिमेट्रिकनेस है कि नहीं वो देखना है, रिलेशन में जो है उसका सिमेट्रिक है कि नहीं वो देखना है। तो ये सिमेट्रिक है। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? ये कभी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बना हुआ है ये ए क्रॉस ए से। ए क्रॉस ए में 1 2 3 है, तो इसमें 1 1 2 2 3 3 कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा और एक ले लेते हैं R5। अगर ऐसा होता है 1,2 और ये हो गया 2,3 तो ये क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं बताओ, और रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? तो ये रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो पेयर तो रेडी है ही नहीं, मतलब सिमिलर पेयर एक भी नहीं है। ठीक है, ऑल होना चाहिए, ऑल तो छोड़ो एक भी नहीं है। सिमेट्रिक होगा कि नहीं? 1 2 है 2 3 है, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा और एक लिखते हैं। ठीक है, 1,2 1,3 2,1 3,1 और 2,3। अब इसमें चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव पहले चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखो 1 2 तो 2 1 है, हाँ है, 1 3 3 1 है, हाँ है, 2 3 है, बट इसका रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं, सॉरी ये तो हम सिमेट्रिक चेक कर लिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक का ही लिख लेते, क्योंकि सिमेट्रिक मतलब ऑपोजिट। 1 2 2 1 1 3 3 1 है। ठीक है, लेकिन 2 3 है तो इसका 3 2 मिसिंग है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3,2 जो है ये मिसिंग है, मतलब सारे ऑपोजिट पेयर्स होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसा कोई भी पेयर ऑल मिसिंग है। ठीक है, ऑल मिसिंग है, क्योंकि ऑल प्रेजेंट होता है तभी जाके रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। अब देखो, अब शायद समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कैसा हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसा होता है? ट्रांजिटिव में क्या होगा? अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में a कॉमा बी है, एंड b कॉमा सी ये भी बिलोंग्स टू आर है, देन देन a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे मान लो एक रिलेशन लिखते हैं R7। ठीक है, उसमें मैंने क्या लिखा? 1,2, ये इसी के यहाँ से लेके लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके लिख रहे हैं, इसी एग्जाम्पल का लिख रहे हैं। तो 1,2 था हमारे पास। ठीक है, 1,2 लिखा, 2,3 1,1, ठीक है, 2,2, अच्छा फिर 3,3। ठीक है, 3,3। अब हमें कैलकुलेट करके बताना है कि इसमें ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, और एक ट्रांजिटिव के लिए और एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लो 1 2 2 3 1 3 ऐसे ले लिया। पहले ये वाला समझाते फिर ये बोलेंगे। अब देखो, ये मेरा ए था, ये मेरा बी है। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये वाला सी हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोल रहा है? अगर ए कॉमा बी आर में है तो आर में ए कॉमा बी है, और आर में बी कॉमा सी भी है, तो आर में बी कॉमा सी भी है, तो आर में ए कॉमा सी अगर होगा, अगर आर में ए कॉमा सी होगा, हाँ है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। एक बार देखो पढ़ के क्या बोला गया है ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ पर ए ए कॉमा बी होगा एक्चुअली, और बी कॉमा सी, ए इक्वल टू सी, यहाँ पर क्या बोला है? ये रहा, ये देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एबीसी। हर एक एबीसी के लिए अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा,
अगर हर एक रिलेशन के लिए अगर ये ABC रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, हम लोग इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें 1 2 2 3 और 1 3 ये सारे जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग इस पे चेक करेंगे, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तीनों चीज हम लोगों ने सीख लिया, तीनों चीज को यहाँ पर चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, और क्या ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑल ऑर्डर्ड पेयर हमारा होना चाहिए। अगर हम लोगों ने ये रिलेशन यहां से ही लिया हुआ है तो 1 1 2 2 3 3 हमारा होना चाहिए, तब जाके रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। बाकी कुछ भी रहे, हमारा 1 1 2 2 3 3 अगर है तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। क्यों रिफ्लेक्सिव हुआ, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सारे चीज प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में क्या देखना पड़ेगा, अगर 1 2 है 2 1 होना चाहिए, नहीं है तो पहले ही क्रॉस लग जाना चाहिए, ठीक है। 2 3 था, 3 2 भी नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिमेट्रिक इसीलिए नहीं हो रहा है, 1 2 का सिमेट्रिक 2 1 नॉट प्रेजेंट, है ना। ऐसे करके चेक करके देख सकते हो, किसी का भी ऑपोजिट प्रेजेंट नहीं है, 2 3 का 3 2 नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नाउ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का क्या है, अगर ये A है, ये B है, ये B है, ये C है, तो AC होना चाहिए, मतलब 1 3, AC नहीं है, AC कहाँ है, नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी में भी चेक करके देख सकते हो, 1 1 के लिए भी, इसमें तो चेक कर नहीं सकते, ये सब सिमिलर है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने एक रिलेशन चेक किया जो कि ना तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो सिमेट्रिक हुआ, ना तो ट्रांजिटिव हुआ। ऐसा और भी एक चेक करके देखते हैं, ठीक है, ऐसा और भी एक चेक करके देखते हैं। R9 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन कंसेप्ट आएगा, देखो क्या होगा। पहले हम लोग चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फिर चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं, फिर चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, दिख ही रहा है, क्योंकि अगर हम लोग A क्रॉस A से ले रखे हैं, जहां पर A 1 2 3 किया था, ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल का हम करवा रहे हैं। तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, ठीक है, क्रॉस 1 2 3, तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, सिमेट्रिक का मतलब होता है ऑपोजिट। तो 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट हम लोग बोल सकते हैं, 1 का ऑपोजिट क्या है 1, 2 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 3। मतलब देखो सिमेट्रिक अभी तक हम लोग कैसे सोच रहे थे, सिमेट्रिक में हम लोगों ने देखा कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर 1 1 है, सिमेट्रिक कैसे होगा, अगर 1 1 है तो हम लोगों का इसका ऑपोजिट 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग का 2 2 है तो इसका ऑपोजिट 2 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 का ऑपोजिट 2 2 होगा। अगर 3 3 है तो इसका ऑपोजिट 3 3 होना चाहिए, जो कि इसमें है, क्योंकि दो दो बार थोड़ी ना लिखेंगे, दो दो बार लिखना तो अलाउड नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 1 का जो ऑपोजिट होगा, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो ऑपोजिट होगा, जो ऑपोजिट होगा वो हमारा यहाँ पर है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 1 का ऑपोजिट एग्जिस्ट कर रहा है, 2 2 का एग्जिस्ट कर रहा है, 3 3 का एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव का देखो, ट्रांजिटिव कैसे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं इस तरह के, मतलब अगर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। दिखाते हैं कैसे ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव में हम लोगों ने क्या दिखा, अगर ए बी है और बी सी है
तो हम लोग का क्या होना चाहिए, सी ए होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ठीक है, और हमें देखना पड़ेगा हमारे पास बी और सी है कि नहीं। तो हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, क्यों चेक नहीं कर सकते, क्योंकि बी और सी का हमारे पास कोई यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, इफ वी कांट चेक देन इट इज ट्रांजिटिव। समझाते फिर से एक बार, अगर ए बी, पहला बात है ये ए बी हो नहीं रहा है, ठीक है, पहला बात है ये ए ही रह रहा है, क्योंकि हम लोग के पास चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए बी का कोई पेयर ही नहीं है। अगर ए बी नहीं है तो बी सी भी नहीं है, सी ए सी भी नहीं है कि हम लोग चेक करें। अगर हम लोग इसको चेक ही नहीं कर पाएंगे, कोई रिलेशन को अगर चेक नहीं कर सकते हैं, तो उसे ट्रांजिटिव बोलना पड़ेगा, मैथमेटिकली उसे हमें ट्रांजिटिव बोलना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है, ट्रांजिटिव बोलना पड़ेगा। अगर, और इसके साथ साथ और एक चीज सीखने को हमें मिला, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, ये देखो, ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, और सिंपली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये देखो, हमेशा इज इक्वल टू जो रिलेशन होगा ना, 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, अगर इज इक्वल से कोई रिलेशन हम लोगों ने बनाया है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से, अगर हम लोगों ने इज इक्वल कोई रिलेशन बनाए, वो हमेशा इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि ऐसे रिलेशन रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव होंगे, चाहे डेटा कुछ भी ले लो। तो एमसीक्यू में ऐसा बहुत सारा हमें मिलेगा जहां पर हमारा इस तरह का चीज रहेगा, तो ए बी बी सी सी, ठीक है, इस तरह का फॉर्म अगर रहता है तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, वो तो दिख रहा है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर प्रेजेंट है। सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि हमें ऑपोजिट चाहिए, 1 1 का ऑपोजिट 1 1 होता है, तो यहाँ प्रेजेंट है, 2 2 का 2 2 होता है, प्रेजेंट है, 3 3 का 3 3 होता है, प्रेजेंट है। और ट्रांजिटिव क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं किसी रिलेशन को कि उसमें ट्रांजिटिव जो पैटर्न है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तब हम लोगों को उसे बोलना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिव ही है। ये मैथमेटिकली बोला गया है कि इसे हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन ला सकते हैं कि कब कब हम लोग बोलेंगे कि एक रिलेशन ट्रांजिटिव है। जैसे देखो, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं ए कॉमा बी, बी कॉमा सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी और सी कॉमा ए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हम लोगों के पास ऐसा एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर हमें ए बी मिल रहा है, ठीक है, बी सी मिल रहा है, बट सी ए नहीं मिला, तो हम लोग ये बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ट्रांजिटिव का थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, कि चेक नहीं कर पाए तो ट्रांजिटिव, इसीलिए हम समझा रहे हैं कि कब ट्रांजिटिव होगा, कब नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास अगर ए बी है, बी सी है, तो ऑब्वियसली सी ए होगा, लॉजिक लगाओ, क्योंकि अगर मेरे पास ए बी अवेलेबल है, बी सी है, तो ए सी भी तो अवेलेबल होगा ऑटोमेटिकली, या सी ए, ठीक है, ए सी ए है या ए सी है, ऑर्डर तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, ए सी, ठीक है, मैंने यहाँ पर ए सी लिखना चाहिए, ए सी लिखना चाहिए, ठीक है, सी ए नहीं, ए सी लिखना चाहिए ऐसे, ए सी, ए सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ए बी है, बी सी, और हम बोल रहे हैं मेरे पास ए सी नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, अगर मेरे पास ए बी है, लेकिन मेरा जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें बी सी नहीं है, ए सी भी नहीं है, तो चेक कैसे करें, चेक कैसे करें कि बी सी होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है, यानी अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है। और अगर हम लोग के पास ना तो ए बी है, ना तो बी सी है, ना तो ए सी है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तो अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव है। तो ये रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, जब कुछ भी नहीं चेक कर पा रहे तो ट्रांजिटिव है, जब एक ही चेक कर पा रहे तो दूसरा है कि नहीं चेक नहीं कर पा रहे तो भी ट्रांजिटिव है, और अगर दो चेक कर लिया एक नहीं मिल रहा है तो नॉट ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि अगर ए बी है, बी सी है, तो लॉजिकली सोचो ए सी तो हो ही सकता है, लेकिन दिया नहीं है, मतलब वो रिलेशन तो है बट वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ए सी मिसिंग है। तो ये वाला चीज हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, द रिलेशन इज पैरेलल टू ऑन द सेट एस इज रिफ्लेक्सिव, और क्या क्या बोला ये, मतलब एक्चुअली प्रूफ किया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऐसे बोल के बोला है देखो। तो क्या होगा, इज पैरेलल टू, ठीक है। अगर क्या क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कुछ बोला नहीं है बट ए बी सी है इसमें, देखो यहाँ पर ए बी और सी ये तीन एलिमेंट्स दे रखा है, तो हम अपने हिसाब से समझा रहे हैं। ये देखो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो क्या क्या रिलेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं R1, तो उसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं A कॉमा A। क्यों लिख सकते हैं, ये इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि एक लाइन अपने आप से पैरेलल होता है, ये मतलब ज्योमेट्री का जो है इसको हम लोग फीचर्स बोल सकते हैं कि एक लाइन खुद के साथ हमेशा पैरेलल होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक लाइन खुद के साथ कभी भी जो है क्या बोलते हैं उसे, परपेंडिकुलर नहीं होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने साथ पैरेलल होता है बट कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने साथ परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो ए पैरेलल टू ए, बी पैरेलल टू बी ये एग्जिस्ट करेगा, और सी पैरेलल टू सी ये एग्जिस्ट करेगा। यानी ये इज पैरेलल टू जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा, ठीक है। अच्छा अगर सिमेट्रिक रिलेशन हो तो हमारा क्या होना चाहिए, ए पैरेलल टू बी, तो ऑपोजिटली बी पैरेलल टू ए। हाँ ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं, अगर ए बी से पैरेलल है तो बी ए से पैरेलल है। इसके अलावा भी हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसमें अगर बी सी से पैरेलल है तो सी बी से भी पैरेलल है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो ए सी से पैरेलल है तो सी ए से भी पैरेलल होगा। तो ये सारी चीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर सारे नहीं भी करते, जितना रिलेशन में रहेगा सबका ऑपोजिट होना चाहिए, तब जाके वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव हमारा तब होगा, ये देखो अगर हमारा ये वाला कंसेप्ट फुलफिल होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये रिलेशन तो ट्रांजिटिव भी है, वैसे भी हम लोग ट्रांजिटिव बना भी सकते हैं। ए बी है, ए पैरेलल टू बी, बी पैरेलल टू सी, ठीक है। तो इसका मतलब सी ए पैरेलल टू सी भी होगा, करेक्ट है। देखो ए पैरेलल टू बी, बी पैरेलल टू सी, ए पैरेलल टू सी ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि द रिलेशन इज पैरेलल ऑन द सेट एस, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ए पैरेलल टू ए फॉर ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो एस सेट में जो ए बिलोंग कर रहा है, जैसे मैंने नाम क्या लिया है, एस सेट में जो बिलोंग कर रहा है मैंने नाम लिया है ए बी सी, कैपिटल ले लिया, सेट के अंदर कैपिटल लिख नहीं सकते लेकिन एक बार जस्ट एग्जांपल के लिए लिख दिया क्योंकि मैंने एबीसी लिया हुआ है। तो अगर एस के अंदर एबीसी है तो हम लोग बोल सकते हैं इस पैरेलल रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन अपने साथ पैरेलल होता है तब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्यों है, ए अगर बी के साथ पैरेलल है तो बी ए के साथ पैरेलल होगा, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। और ट्रांजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ए बी के साथ पैरेलल है और बी सी के साथ पैरेलल है, तो ए सी के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, if R is a relation from A to B, then the set of all first coordinate of element R is called domain। देखो फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये वाला, ठीक है, ये हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट, इनपुट मतलब ही डोमेन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज, या फिर क्या बोलेंगे, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है। रेंज बोल सकते हैं या फिर हम लोग उसे को डोमेन भी बोल सकते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स काफी सारे दिए हुए हैं ये समझाने के लिए कि कौन सा क्या रिलेशन, बट ये हमें और नहीं चाहिए, इतना काफी है, ठीक है। अच्छा इक्विवेलेंस तो मैंने बता दिया कि अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अच्छा डोमेन रेंज भी एक बार लिखवा देते हैं, ये देखो ये ऑलरेडी एक बार क्या हुआ है, मान लो एक रिलेशन है ऐसा 1 2 2 3 1 1 और 2 2 और 3 3, ठीक है। अगर ऐसा एक रिलेशन है तो उसमें डोमेन क्या क्या होगा, डोमेन मतलब इनपुट सेट, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, सेम उसी तरह से जैसा भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। और रेंज मतलब आउटपुट सेट 2 3 1, तो ये हो गया 1 2 3 1 या 1 2 3 जैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेंज का सेट हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है, ये समझा देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है,
आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन ए स्कूल, एक स्कूल में 20 टीचर्स है, 10 टीच मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर 10 हो गए, ठीक है। 9 टीच फिजिक्स, तो नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर 9 हो गए, एंड 7 टीच केमिस्ट्री, केमिस्ट्री टीचर हो गए 7। 4 टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नन टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो 4 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स एंड का मतलब इंटरसेक्शन एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे 4 टीचर हैं। बट कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो पूछा है कि कितने टीचर ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मतलब केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ऐसे कितने टीचर हैं। और ऐसे हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, कितने ऐसे टीचर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितने टीचर है, टोटल तो 20 टीचर है, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। एन ऑफ एम लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स 10 जन पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं 9 जन, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं 7 जन, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं 4 जन, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं कितने, ये हमें क्वेश्चन कर रखा है, और फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं कितने जन, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम लोग को फॉर्मूला देखो, तुम लोग को याद है हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, एन ऑफ ए यूनियन बी का देखा था कि हमें कॉमन पॉइंट एलिमिनेट कर देना चाहिए, एकदम फर्स्ट दिन जब हम लोग सेट थ्योरी कर रहे थे। तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करके ये बताना है कि कितने ऐसे टीचर है जो कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं, और दूसरा कितने ऐसे टीचर है जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो। एन ऑफ, अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे ए यूनियन बी, तो यहाँ पर 3 चीज है, तो एम यूनियन पी यूनियन सी, इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखा था, इसको लिख लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या आंसर निकल के आता है। तो एन ऑफ एम, एन ऑफ पी, एन ऑफ सी, ये तो टोटल होगा क्योंकि कॉमन पोर्शन जो है दो दो बार आ जाता है तो उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एम पी का कॉमन पोर्शन यानी एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। फिर माइनस करेंगे पी और सी का, ठीक है, पी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस करेंगे एम और सी का, एम इंटरसेक्शन सी, फिर ऐड करना पड़ता है एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, क्योंकि हर बार वो एलिमिनेट होता है तो उसे ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमें नहीं पता, एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, इसका आंसर हमें नहीं, इसका आंसर हमें पता है कि टोटल कितने टीचर है, इसका आंसर हमें पता है। ये देखो, ये मैंने लिखा नहीं था, इसको भी लिख लेते, 20 टीचर्स था ना, तो एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, ये सभी चीज पढ़ाते, मतलब ऐसे टोटल टीचर जितने हैं मैथमेटिक्स एंड नंबर ऑफ टीचर्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड क्या हो गया एंड क्या है केमिस्ट्री, ये है 20 टीचर्स, ठीक है। तो ये टोटल 20 हो रहा है, तो 20 इक्वल टू, मतलब एंड नहीं, एक्चुअली अगर इसको रीड करेंगे तो 20 टीचर्स हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, 20 टीचर में से कोई कोई ऐसा है मैथ्स पढ़ाता है, कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, टोटल इतने टीचर है। तो मैथ, सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं 10, फिजिक्स पढ़ाते हैं 9 तो यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 9, और यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं देखो 7 टीचर, ठीक है। कॉमन का कुछ डेटा हमें पता है, एम इंटरसेक्शन पी ये पता है, 4 हो गया, ठीक है, ये 4 लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पी इंटरसेक्शन सी, पी इंटरसेक्शन सी मतलब यहाँ पर एक पॉइंट बोला था, देखो यहाँ पर नन टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ऐसे कोई भी नहीं है। तो पी इंटरसेक्शन सी हमें नहीं पता भले ही, लेकिन ये पता है ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ऐसे कोई भी टीचर नहीं है, इसीलिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये वाला क्या होगा, देखो अगर मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ऐसे टीचर कोई भी नहीं है, तो ये सारे इंटरसेक्शन का टोटल मतलब काउंटिंग भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, देखो अगर इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसको हम अपने हिसाब से बना के दिखाते हैं, ये देखो
इसको हम अपने हिसाब से बना के दिखाते हैं। ये हो गया फिजिक्स का, ये हो गया केमिस्ट्री का, ये हो गया मैथमेटिक्स का। तो देखो यहाँ पर ये छोड़ो, ये इन्होंने किया है, हम बताते हैं अपने हिसाब से। 10 टीचर ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 10 टीचर ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 9 टीच फिजिक्स एंड 7 टीच केमिस्ट्री और 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैथ और फिजिक्स दोनों चीज पढ़ाते हैं, ऐसे 4 टीचर है। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया 4, ठीक है। अगर यहाँ लिख देते हैं तो वो केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड हो जाएगा, तो वहां नहीं लिख सकते। मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, ऐसे 4 टीचर है। और मैथ पढ़ाते हैं ऐसे 10 टीचर थे, तो इसका मतलब उनमें से 4 ऐसे हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी ओनली मैथ जो है वो 6 जन पढ़ाते। वही चीज इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। अगर मैथमेटिक्स के टीचर 10 है, ठीक है, लेकिन ये ओनली मैथमेटिक्स नहीं बोला है, यहाँ पर बोला गया है कि फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, ऐसे टीचर जो है वो 4 जन है। तो ये पॉइंट जो था वो, ये देखो, ये वाला पॉइंट जो था, ये मैथ और फिजिक्स का कॉमन पॉइंट था। तो ये भी तो मैथ फिजिक्स का कॉमन पॉइंट था मैम। हाँ था ना, लेकिन इसमें केमिस्ट्री भी तो इंक्लूडेड हो गया। ये केमिस्ट्री का पोर्शन वो नहीं ले सकते, क्योंकि 4 जन है जो कि मैथ फिजिक्स पढ़ाते, बट वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते, इसलिए 4 यहाँ लिखना चाहिए। तो 10 अगर मैथ पढ़ा रहे थे, ये मैथ का सेशन था, तो ये 6 हो गए जो कि सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिक्स कितने पढ़ाते थे, 9 जन, तो उसमें से 4 जन मैथ भी पढ़ाते हैं, तो 5 ऐसे टीचर है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा निकल के आ गया, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं 5 जन। अच्छा, अब हम, ये आंसर हमारा मिल गया, देखो, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, दैट इज 5। ये ड्रॉ से ही आंसर निकल के आ गया, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स। तो यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं ओनली फिजिक्स, ये वाला आंसर हो गया 5। ये वाले ड्रॉ से, ठीक है, ये वाले ड्रॉ से आंसर निकल के आ गया 5। ये ड्रॉ तुम लोग कर लो कॉपी में, ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब ये वाला, ये हम मान लेते हैं कि ये एक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ टीचर ऐसे हैं जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं कितने टीचर, 7 टीचर, ठीक है। तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 7 माइनस एक्स, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 7 माइनस एक्स, ठीक है। सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 7 माइनस एक्स। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो, ये मैंने 7 माइनस एक्स कर दिया, जैसे यहाँ हर जगह पे माइनस किया था। अब ये यहाँ पर है, एक काम करते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं, मैंने समझा दिया, अब देख देख के यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मुझे क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो ये हो गया मेरा 6 वैल्यू, ये 4, यहाँ पर 5, यहाँ एक्स, यहाँ 7 माइनस एक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ, और ये हो गया फिजिक्स। अब ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अच्छा, अब कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20, और ये हो गया 19 प्लस 7, ये 3 हो गया, 3 प्लस 10, 13, 13 प्लस 9, 22, ठीक है। ये 22 हो गया, 22 माइनस, अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने किसका वैल्यू एक्स माना है, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री का वैल्यू मैंने एक्स माना है। एक तो मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। और कॉमन पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर तीनों टीचर ही पढ़ाते हैं, है ना, तीनों टीचर, मतलब एक ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो ये 0 हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बता रखा था हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 0, तो ये 0 हो गया, तो x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू एक्स, ठीक है। -2 इक्वल टू माइनस एक्स, दैट इज x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू निकल के आ गया। x क्या था, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं, ऐसे टीचर हो गए x, यानी कि वैल्यू हम लोग का आया 2, ठीक है, वैल्यू हम लोग का आ गया 2। यही पूछा था, यही दोनों आंसर हमें पूछा था, आंसर कैलकुलेट हो गया, ठीक है, आंसर कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3 दिया हुआ है, ये तुम लोग थोड़ा सा देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम बता देंगे बाकी 2, 3, ये अगर नहीं होता है तो हम लोग पहले तो ये करेंगे, एक्सरसाइज 7C करेंगे। 7C करने के बाद हम लोग वो जो बाकी है 2, 3, 4 वो भी बता देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7C और बाकी जो एग्जाम्पल्स है वो करवा देंगे। आज के लिए इतना ही।